शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं लेट प्रोफेसर प्रेमवती तिवारी मेमोरियल सीरीज में। आज का ये हमारा तीसरा व्याख्यान है। आज हमारे साथ उपस्थित है वैद्या अंजना सक्सेना मैडम। आज का विषय है मातृत्व के अद्भुत आयाम। मुझे लगता है मातृत्व ये हर स्त्री के लिए एक सपने की तरह होता है। मातृत्व का एक अपना महत्व भी है। स्त्री के जीवन में मातृत्व से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। और आयुर्वेद के दृष्टिकोण से मातृत्व के बारे में अगर सोचा जाए तो मुझे लगता है कि इतने विस्तारित रूप से इसका वर्णन आयुर्वेद में किया है। तो आज के सत्र का आरंभ एवं परिचयात्मक रूप से प्रस्तावना के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ वैद्य अरविंद पाठक सर को, पुणे महाराष्ट्र से। नमस्कार सर। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को मालूम है कि अंजना मैम जो है वो हमारी फेवरेट है। अंजना मैम का पढ़ाई, अंजना मैम का बोलने का अंदाज, ये सब इतना बढ़िया है कि क्या बताएं। तो मैं अंजना मैम का स्वागत करता हूं। और अंजना मैम का परिचय करना ये तो छोटी बात होगी। अंजना मैम तो है ही इतना, मतलब उनका ज्ञान, उनका पढ़ाई, सुबह संहिता की क्लास में वो माधव निदान, अष्टांग हृदय में सब संहिता खोल के बैठती हैं, बताती हैं। तो आप सभी लोग का स्वागत है। अंजना मैम का हम लोग सब सुनेंगे। और अंजना मैम आपका स्वागत है, आप शुरू करिए और मैं अपने सारे लोगों को लेके आता हूँ। तो आज का अभी हमें हाउसफुल करना है ये सेशन। यस यस ऑफ कोर्स। और अंजना मैम है तो आएंगे सभी लोग। और जैसे आपने बताया बिल्कुल सही, सवेरे से लेकर सारे सेशन में मैडम उपस्थित होती ही होती है। और निश्चित रूप से आज का विषय कुछ आप के द्वारा एक नई दिशा हमें बतला देगा और हमारे वैद्यों के लिए भी, सभी के लिए भी निश्चित ही आनंददायी बात होगी। यस मैम प्लीज। नमस्कार सभी लोगों को। मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा दे दीजिए तो स्लाइड्स के हिसाब से थोड़ा सा अच्छे से बता पाऊंगी। तो शेयर करती हूँ, फोकस बना दीजिए। हेलो मैम, एक बार देखिए शेयर नहीं हो पा रहा है। अच्छा एक मिनट, इनको को होस्ट बना दीजिए प्लीज। हाँ बना देती हूँ, एक मिनट। हाँ यस यस अभी करिए मैम। यस हाँ मैम। हाँ मैम ठीक है, बस एक बार। हाँ थोड़ा अब दिख स्लाइड्स दिख रहा है मैम? नहीं अभी आपने स्टार्ट किया। हाँ अभी दिख रहा है। यस ठीक है। नमस्कार सभी लोग को। सबसे पहले तो मैं आयुष दर्पण फाउंडेशन की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो अभी अरविंद सर ने कहा, जो अभी शिल्पा मैम ने कहा, वो सारा का सारा जो उसका उपादान कारण है वो हमारे नवीन जोशी सर है। क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छे से प्लेटफॉर्म बनाया है और उस प्लेटफॉर्म के ही जरिए हम आज अपनी वंदनीय गुरु की पूजा भी करना चाहते हैं। आज का जो सारा मेरा अपना एक
ये लेक्चर है ये मैडम को ही समर्पित है। सभी लोग जानते हैं कि हम लोग आज प्रोफेसर पीवी तिवारी बड़ी मैडम की एक श्रृंखला कर रहे हैं, उसमें सब लोग अपनी अपनी तरफ से थोड़ी आहुति कर रहे हैं कि यज्ञ है मैडम के पूजन के लिए। और इस पे हम मैडम को एक बार फिर से बारंबार नमस्कार करके, मैडम का चरण स्पर्श करके, मैडम का आशीर्वाद हमारा साथ है ये मान कर चलते हैं। और गुरु के सभी लोग एक बार गुरु की पूजा करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माँ, जय हो, नमस्कार माँ। और माँ गुरु माँ की से पूजा करने के पश्चात, क्योंकि आज हम जहाँ हैं, जो कंडीशंस पे हम हैं, वो हम सभी जानते हैं कि जो माँ का रूप है वो गुरु माँ की छत्र छाया से ही हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। और माँ जो इस धरती की सबसे धन्य जीव है, चाहे वो हम पशु हो चाहे मानव हो, कोई भी हो, बिना सृष्टि उत्पत्ति के ये सृष्टि आगे नहीं चल सकती। तो माता का जो एक बहुत अच्छे से वर्णन आया है, और जो माँ यशोदा माँ की जो एक उपमा हमेशा दी जाती है कृष्ण कन्हैया जी के रूप में, जिनकी हम पूजा भी करते हैं, उसके बारे में महाभारत में एक बहुत अच्छा सा उद्धरण आया है। नास्ति मात्र समाछाया नास्त्री मात्र समागति नास्त्री मात्र समम प्राणम नास्त्री मात्र समाप्ति। माँ के समान हमें कहते हैं एक शैडो, जो हम कुछ भी गलत करें या कुछ भी अच्छा करें, लेकिन माँ हमको आंचल में छुपा लेती है। माँ इतना तेज से हमारे मन की गति जान जाती है, उसे सब पता है कि बालक के मन में क्या चल रहा है, और सब डांटती है तो वो माँ ही है, जो हमारी हर हरकतों को, हमारी हर गलतियों को माँ जान लेती है। और माँ के समान शायद प्यार करने वाला भी हमें इस दुनिया में, इस धरती में कोई और नहीं है। माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ आज का जो मेरा अपना एक श्लोक, एक आप लोग सभी जान गए होंगे कि एक अद्भुत माता पर मेरा बोलने का मन था, क्योंकि मैंने जितना भी समय माँ अपनी तिवारी मैम के साथ तिवारी मैम के साथ मैंने अपना जो भी सीखा है, जो भी मेरे पास उनकी दी गई पूंजी है, वो सारा सर्वस्व उन्होंने एक तरह से देखा जाए तो माता के रूप में ही किया है। क्योंकि उन्होंने सबको, हर लेडी को एक देवी मान के ही, उन्होंने उनकी पेशेंट ना माना, उन्होंने कभी हमेशा भगवान माना, और देवी माँ मान के वो हर पेशेंट को देखा करती थी। और कहते ना उनकी आत्मा में कहते हैं मैडम समाहित हो जाती थी, आत्मा से मैडम पेशेंट के साथ आत्मा से का रिश्ता बनाती थी, और बहुत अच्छे से मैडम चिकित्सा करती थी। और वही कुछ अंश कल्पना हम लोगों के जो मैडम के शिष्य रहे हैं सब में ही आई है। और ये हमारा सनातन धर्म भी बताता है कि हम अगर केवल देखें तो माता जो है वो एक आर्किटेक्ट है हमारे बच्चे की, क्योंकि माता जैसा चाहती है बच्चे को वैसा बना सकती है। चाहे आप इसमें जीजाबाई का उदाहरण देख लें, चाहे आप मदारसा का उदाहरण देख लें, चाहे आप इसमें सुभद्रा का उदाहरण देख लें, माँ सीता का उदाहरण देख लें, आप शकुंतला माँ का उदाहरण देख लें, ये हम सभी इन कहानियों से बहुत अच्छे से जो है एक अभिभूत हैं। और थोड़ा पुराना अपनी हिस्ट्री के साथ अगर हम आगे चलेंगे तो हमें हमारे जो कदम है वो कुछ मजबूती के साथ, कहते हैं ना मिट्टी से जुड़े रहिए और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, अपनी मिट्टी को कभी भी नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से हमें किस तरह से अपने बच्चे को ढालना है, हमें इन सब माँओं को एक बार नमन करना है, और एक बार फिर से अपने इतिहास को अच्छे से पढ़ना है, और हमें देखना है कि ये जो हमारा सनातन धर्म है वो कब से कितने प्राचीन पद्धति से ये सब चला आ रहा है, जो शायद हम थोड़ा सा भूल रहे थे। और ये भी एक कॉमन सी बात है कि जो आज अगर अर्थ की जो इकोलॉजी है वो बॉम्ब की इकोलॉजी के बिना नहीं है। देयर कैन बी नो अर्थ इकोलॉजी विदाउट बॉम्ब इकोलॉजी। अगर हम यूट्रस की बात ना करें, हम सृष्टि की बात ना करें, तो शायद हम जो है कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सृष्टि उत्पत्ति ही जो है वो ये लोक को चला रही है, और ये लोक परलोक सब चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे चरक चिकित्सा अध्याय 2 में जो एक श्लोक आया है, ये बहुत ही स्पेसिफिक श्लोक है। जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि स्त्री ही मूलम अपत्यानाम स्त्री ही रक्षति रक्षिता, कुछ इसी से मिलता जुलता हमारे चरक चिकित्सा स्थान में ये वर्णन आया है। स्त्रीषु प्रीति विशेषण स्त्रीषु अपत्यम प्रतिष्ठितम, अर्थात जो दैट्स व्हाई वुमेन आर लव्ड एंड वर्शिप्ड। हम क्यों नहीं पूजा करें, कहते हैं ना यत्र नार्यन्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता।
इन हमारे जो कल्चर में हमेशा जो पूजा होती है वो स्त्रियों की पूजा की ही जाती है, क्योंकि दे आर द कॉज बिहाइंड द फुलफिलमेंट ऑफ द लाइफ। जो घर में खुशी है, जो जगत में खुशी है, जो हमारे किसी भी कार्य को अगर हम पूर्ण करना चाहते हैं तो बिना स्त्री के वो कभी कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। चाहे वो हमारा धर्म का एस्पेक्ट हो, चाहे वो अर्थ का एस्पेक्ट हो, चाहे वो काम का एस्पेक्ट हो, चाहे वो मोक्ष का एस्पेक्ट हो। तो हमारा जो भी कारण है, जो भी हमारा जो सांसारिक हो या आध्यात्मिक हो, इसमें स्त्री की महानता का वर्णन हमारे शास्त्रों में लक्ष्मी माँ के समान माना गया है। जहाँ महालक्ष्मी जिस तरह से जगत में विराज कर जगत को चला रही है, उसी प्रकार लक्ष्मी रूपेण जो है स्त्री पूरे संपूर्ण शरीर, संपूर्ण संसार का संचालन कर रही है। या तो उसको हम व्यक्त भी कह सकते हैं या फिर अव्यक्त भी कह सकते हैं। तो यहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे वही बातें अभी भी चल रही हैं, जो कि हम जो मेन बात करते हैं कि जो हमारा उत्पादनम अपतस्य जातस्य परिपालनम, अर्थात जो वुमेन है वो मेन कॉज है बिहाइंड द प्रोक्रिएशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग एंड प्रोटेक्शन प्रोक्रिएटेड ऑफस्प्रिंग। मतलब केवल जन्म देना ही नहीं, जन्म के पश्चात भी माँ हमेशा माँ ही रहती है। अपत्य नाम मूलम नाद्या। तो ये बहुत, अगर हम और भी मोती चुनेंगे तो हमारे शास्त्रों में बहुत अधिक मोती दिए गए हैं, लेकिन कुछ उपमा मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने यहाँ आपके सामने शेयर की। इसका एक अगर मॉडर्न एस्पेक्ट देखें, क्योंकि मैंने अद्भुत मातृत्व को क्यों चुना, तो अद्भुत मातृत्व पे कुछ स्टडीज हुई हैं। हम अपने देश की, अपने सनातन धर्म की, अपने हिस्ट्री की बात हम लोग सभी लोग करते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाहर के लोग या बाहर क्या हो रहा है। तो ये स्टडी है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की, डॉक्टर रॉबर्ट शेल्ड्रिक ने कहा कि जो प्रिंसिपल बनाया कि ए प्रिंसिपल ऑफ फॉर्मेटिव कोजेशन विच स्टेट्स दैट मदर थॉट्स, मदर इमोशंस, मदर्स डाइट, मदर्स फैमिली एंड सोशल एनवायरनमेंट। मदर क्या सोचती है, मदर के मन में किस तरह के विचार आते हैं, किस तरह के भाव आते हैं, कैसा वो खाना खाती है, किस तरह का उसको हम फैमिली एटमॉस्फेयर देते हैं, किस तरह का उसको सोशल एटमॉस्फेयर देते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये सब मिला के क्या करता है, जनरेट्स मेटाफिजिकल मॉर्फोजेनेटिक फोर्स। एक तरह का वो बॉडी को जिस भाव में वो रह रही है, जो वो खा रही है, जो वो सोच रही है, जैसे उसके थॉट्स आ रहे हैं, वही उसकी जो है वो मॉर्फोजेनेटिक, जो उसके गर्भ है उसका वो एक तरह से पूरा का पूरा मॉर्फोजेनेटिक, जो उसका जेनेसिस है और जो उसकी मॉर्फोलॉजी है, वो पूरा का पूरा उसके तरह ही तैयार हो रहा है। ये हम नहीं कह रहे, हमारा सनातन धर्म, हमारा आयुर्वेद तो कह ही रहा है, लेकिन ये प्रूव हो चुका है कि मॉर्फोजेनिक फोर्स जो होता है विच डिटरमाइंस अबाउट 80% कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी ऑफ ए बेबी। तो जो माँ है, इसीलिए कहा जाता है कि हमारे शास्त्रों में बोला है कि गर्भिणी स्त्री को एकदम तेल भरे हुए तेल के पात्र के समान समझना है, और उसको जैसे हम भरे हुए तेल के पात्र को थोड़ा सा भी अगर इधर से इधर करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। ठीक इसी प्रकार गर्भिणी स्त्री को भी बहुत ही हमें उसकी भी जो है सुरक्षा, रक्षा, खाना पीना बहुत ऐसे करना चाहिए। इसी का जो एक मेरे को मिला आर्टिकल मिला, वो जो मैंने अभी आपको बताया, उसी के बारे में इन्होंने भी यहाँ भी बताया कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के डॉक्टर रूपर्ट शेल्ड्रिक के सिद्धांत फॉर्मेटिव कोजेशन के अनुसार गर्भ के समय माँ के विचार, माँ की भावनाएं, माँ का आहार, माँ का पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण एवं माँ की जो दिनचर्या होती है, वो एक पराभौतिक मॉर्फोजेनेटिक बल क्रियाशील होता है, और वही बल जो होता है वो भावी बच्चे के व्यक्तित्व को, भावी बच्चे के चरित्र को, भावी बच्चे की भावनाओं का चिंतन करता है और क्रिया कौशल हेतु जिम्मेदार होता है। तो यहाँ हम बात करते हैं कि ये अद्भुत मातृत्व है क्या। तो अद्भुत मातृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो दर्शाती है कि किस प्रकार हम एक स्वस्थ, सुखी, तेजस्वी, संस्कारवान संतान को प्राप्त कर सकते हैं, या ये एक डॉक्टर, एक अच्छा चिकित्सक कैसे बता सकता है कि इस तरह का जो है वो पीढ़ी हम उत्पन्न करें, या इस तरह का हमारा जो है नेक्स्ट जनरेशन में ये सारे गुण आए, क्योंकि वो सुखी भी होना चाहिए, वो स्वस्थ होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। और ये भी प्रमाणित करता है अद्भुत मातृत्व कि गर्भस्थ शिशु जितना आंतरिक वातावरण से प्रभावित होता है, उतना ही वो बाहरी वातावरण से भी प्रभावित होता है। माँ की शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्थिति बच्चे को बहुत प्रभावित करती है।
गर्भ काल से ही अपनी वाणी, कर्म, खान पान और विचार, व्यवहार, उसका देखना, सुनना, ये जो भी वो क्रियाकलाप करती है, उसी से उसकी जो इच्छित संस्कारवान संतान है उसका भी हम प्राप्त की जा सकती है। और हम जान सकते हैं कि जो गर्भिणी का जिस तरह का आचार विचार होता है, ठीक बच्चे पर उसका इफेक्ट पड़ता है और बच्चे का भी फिर वही आचार विचार होता है। तो इस तरह से आजकल ये बहुत ही ध्यान आकर्षण हुआ है इस बिंदुओं पर और बहुत अधिक काम हो रहा है। हाँ, हमारे यहाँ जो हरिद्वार में भी गर्भ संस्कार पे बहुत अच्छे से एक सेंटर चलाया जा रहा है। वहां पर भी स्पेशली जो है महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं या जो गर्भ धारण करने वाली महिलाएं, उनको बुलाकर उनके साथ शिफ्टिंग की जा रही है, उनको अच्छे से संस्कार, अच्छे से मंत्र का जाप करा जा रहा है, पूजा कराई जाती है। और भी कई जगह बहुत रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन हम जो कुछ इस बारे में, मेरा को अच्छा लगा कि मैं इस टॉपिक पर थोड़ा सा ध्यान दूं, क्योंकि हम लोग सबसे पहले मेरा, जैसे सर ने बताया, अरविंद सर ने, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद सर को, कि मेरे को थोड़ा सा संहिताओं में कुछ कुछ खोजने का बहुत इंटरेस्ट रहता है कि कुछ मैं हमारे संहिता, हमारे आप ऋषि लोग क्या कहना चाहते हैं, जिसे हम मूल बुद्धि समझ नहीं पाते हैं। तो मेरे को भी उनके इशारा और उस इशारे से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं, फिर उसका थोड़ा सा मॉडर्न एस्पेक्ट मैंने एक रूपरेखा बना के आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें मुझे कई और भी मैंने जो है मॉडर्न के क्या कहते हैं वीडियोज और ऑडियो सुने हैं, उनके भी कुछ ना कुछ और लोग के मत भी आए होंगे। तो सभी लोग इससे सहमत नहीं भी होंगे, कुछ लोग होंगे भी, तो वो बाद में डिस्कशन करके, क्वेश्चंस करके पूछा जा सकता है। इसका जहां तक होगा मैं अच्छे से आंसर बताऊंगी, लेकिन ये जो एक सूत्र रूप में मैं कुछ व्यक्त करना चाहती हूँ, उसको थोड़ा सा बता रही हूँ कि शुक्र शोणित संयोगे कुक्षी गत्ते गर्भ संज्ञा भवे। तो शुक्र शोणित जीव संयोगे, क्योंकि शुक्र और शोणित का संयोग के साथ साथ जब जीव का संयोग होता है, शुक्र शोणित जीव संयोगे तो खलु कुक्षी गत्ते गर्भ संज्ञा भवे। अब ये हमारा जो क्या चक्कर है, इतना क्या बात होती है, तो ये शास्त्र हमारे स्पेसिफाई करते हैं। हमारा मॉडर्न साइंस कहता है कि हाँ, अगर ओवम रप्चर हो गया, स्पर्म टाइमली मिल गया, ओव्यूलेशन होगा, स्पर्म टाइमली मिल गया, एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन हो गया और गर्भ बन गया। लेकिन हमारा आयुर्वेद शास्त्र ऐसा कभी नहीं कहता है। ये जो जीव है, व्हाट इज द जीव? और अगर हम सच में माने तो जो हम आज बात करते हैं गर्भ संस्कार की, गर्भ संवाद की, अद्भुत जो हम इसमें बात कर रहे हैं मातृत्व की, ये सारा जो एक हो जाता है, ये स्पेसिफाई करता है हमारे आयुर्वेद को। और ये वही जीव है। इस जीव को हम किस रूप में ले रहे हैं, इस जीव को हम कैसे जान पा रहे हैं, इसी के बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। आचार्य सुश्रुत जी भी कहते हैं, शुक्र शोणितम गर्भाशयस्तम आत्म प्रकृति विकार समुचितम गर्भवित्तम उच्यते। उसके बाद उन्होंने पूरा बताया, वायु विभजते तेनियन पचते आपके लिए जनते प्रकृति संजते। ये सारी बातें उन्होंने बहुत अच्छे से बताई है, लेकिन क्योंकि टाइम को सीमा के साथ साथ मैं थोड़ा कॉमन लेके पॉइंट्स बताती हूँ कि हम ये सब करते क्यों हैं। गर्भ तो बन गया, जीव की उत्पत्ति भी हुई, या तो उसको हमारा एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, एज ए एक अच्छे चिकित्सक, एज ए फिजिशियन, सबकी ये जिम्मेदारी है। हम स्पेशली आयुर्वेदिक फैकल्टी से बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक फैकल्टी से जुड़े हुए हैं, तो हम अनुपघाताएं क्या है, परिपूर्णताएं क्या है और सुख प्रसवाएं क्या है, ये 3 पॉइंट्स हमारे जो शास्त्रों में आया है, स्पेशली आचार्य वाग्भट का मत है। और ये पूरी की पूरी जो हमारा अद्भुत मातृत्व की बात करते हैं हम लोग, और हम एएनसी केयर की बात करते हैं, हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने की बात करते हैं, इसी पे हम लोग आज फोकस हो सकते हैं। अनुपघाताएं, जहां किसी, घाताएं का मतलब आप जानते हैं कि घात अर्थात आघात, तो वो उसको हमें आघात से बचाना है। तो आघात से किसको बचा सकते हैं? यहाँ हम गर्भ की बात कर रहे हैं और गर्भिणी की बात कर रहे हैं। तो वो गर्भिणी जिसको हमें किसी भी प्रकार का कोई आघात ना हो, उसको हमें ऑप्टिमल प्रोटेक्शन देना है, कंप्लीट प्रोटेक्शन देना है, मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन देना है। हमारा गर्भ, हमारी गर्भिणी दोनों सुरक्षित रहे, और फ्रॉम द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट एंड अप टू द सुप्रसवाय, जो अनुपघाताएं से लेके, जो फ्रॉम द फॉर्मेशन और इम्प्लांटेशन साइड से लेके, और जो हम सुप्रसवाय की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमें कंफर्म हुआ कि ये इम्प्लांटेशन हुआ, ये ओव्यूलेशन हुआ, या इम्प्लांटेशन के चांसेस हैं, लेकिन हमारी साइंस कहती है कि हमें कुछ पहले भी जाना पड़ेगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, कामनी मैम का बहुत अच्छा लेक्चर हुआ था, हम लोगों ने सबने सुना था। तो वो जो एक हमारी प्री
प्रेगनेंसी काउंसलिंग या प्री प्रेगनेंसी जो हमारी दिनचर्या है और हमारी ऋतुचर्या है और जो हमारी सामान्य चर्या है, हमारे शास्त्र जो बताते हैं वहां से हमें लेना है। वहां से किस तरह से हम लेंगे उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आगे बताते हैं। परिपूर्णता का मतलब यही हुआ कि जो हमारा एक गेस्टेशनल एज का पूरा टाइम पीरियड है 260 डेज का है, वो एक नॉर्मल है। समटाइम्स वो 280 डेज में भी चला जाता है, समटाइम्स वो 240 245 250 डेज में भी रहता है। लेकिन परिपूर्णता है, हम ये चाहते हैं कि वो जो फीटस हमारा एक यूट्रस में अच्छे से ग्रोथ ले रहा है वो पूरी तरह से परिपक्व हो, और परिपक्व होने के बाद वो सुख प्रसव के माध्यम से, मतलब नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी के माध्यम से नीचे से अच्छे से सुख प्रसव से कैसे निकले। तो ये मातृत्व के भी एक आयाम के रूप में ही इसको लिया जाएगा कि सुखद आयाम इसको हम मानेंगे। और ये जैसे आप मोटा मोटा अगर हम अनुघाताय की परिभाषा बताएं तो यही कहेंगे कि टू प्रोवाइड ऑप्टिमल प्रोटेक्शन टू फीटस एज वेल एज मदर टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। आज MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट या फीटल मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ रहा है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं एज ए आयुर्वेद? तो हमारे शास्त्रों ने तो बहुत पहले ही वर्ड बोल दिया अनुघाताय। हम मॉटरनल मोर्टेलिटी रेट को भी कम कर सकते हैं, हम नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट को भी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तो जो एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर है, हमारे पास जो गर्भिणी के या हमारे मातृत्व के जो हमारे पास आयाम है बहुत ही ज्यादा विराट है। इसको हमने बहुत सूत्र रूप में या छोटे रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन यहाँ हमारे विद्वानों का, हमारे आचार्यों का, उनके आप्त वाक्यों का जो हमारे माइंड पे असर पड़ता है, तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हम इसको कैसे संकलित करें, क्योंकि बहुत डिटेल वर्णन आया है। टू एंश्योर कंटिन्यूड मेडिकल सर्वेलेंस, प्रोफाइलेक्सिस एंड फॉर कंप्लीट सोमेटिक एंड न्यूरल डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। जैसे अब प्रेगनेंसी आई, अब हमारे यहाँ मॉडर्न में भी बताया गया है कि नहीं, मिनिमम कम से कम 4 होना चाहिए। जब हम लोग पढ़ते थे तब कहा जाता था कि प्रेगनेंसी आने के बाद आप पेशेंट को स्टार्टिंग में 15 डेज बुलाइए अप टू 3 मंथ, देन आप 1 मंथ बुलाइए अप टू 28 वीक, देन उसके बाद आप फिर 15 डेज बुलाइए अप टू डिलीवरी। तो कितना कंसंट्रेट वो लोग तब, अब मॉडर्न साइंस बताती है। क्यों? क्योंकि किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, पेशेंट को PIH तो नहीं है, पेशेंट को गेस्टेशनल डायबिटीज तो नहीं है, पेशेंट को एनीमिया तो नहीं है, पेशेंट को इंडाइजेशन तो नहीं है, पेशेंट को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग तो नहीं है। ये सब चीजें हम लोग केवल 1 या 2 विजिट में नहीं देख सकते हैं। हम जितने भी उनके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको ओवरकम करने के लिए, उनको रिड्यूस करने के लिए ये जो परिपूर्णता का एक उन्होंने सूत्र रूप दिया है, ये बहुत ज्यादा डिटेल रूप है, बहुत ज्यादा विराट रूप है। लेकिन हम आयुर्वेद वाले हैं, हम इसको अपनी बात को इतने अच्छे से कह नहीं पाए और कहीं पीछे रह गए, और लोग पूछते हैं कि आपके आयुर्वेद में क्या है। तो हमें अपने पॉइंट्स को बोलना चाहिए, रखना चाहिए कि हाँ, अनुघाताय, परिपूर्णताय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। आज की जो मैटरनिटी और मोर्टेलिटी रेट की बात जो वर्ल्ड वाइड है, और लोग कहते हैं कि नहीं हम इसको MMR को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये 3 रूप जो हमारे पास बताए हैं, 3 सूत्र रूप जो हमारे शास्त्रों में बताए हैं, हमारे आचार्य भागवत ने दिए हैं, ये आज की MMR को कम करने के लिए बहुत ही अच्छे से इसका एक कहना चाहिए कि सॉल्यूशन हो सकते हैं। 3rd नंबर पर सुख प्रसव है, टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट, ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस एंड अचीव नॉर्मल डिलीवरी। मतलब कि अगर हमने बहुत अच्छे से उसको, कहते नहीं, किसी को बहुत अच्छे से पाला है, पोसा है, तो गर्भ भी वही है और गर्भिणी भी वही है। हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जैसे गर्भ वैसे ही गर्भिणी। बागभट्ट का मत है कि दोनों की रक्षा करते हुए, अनुघाताय, परिपूर्णताय से गुजरते हुए हमको सुख प्रसव की ओर चलना चाहिए। देन उसके बाद सूतिका का भी पूरा एक विज्ञान बहुत अच्छे से वर्णन आया है। तो इसके लिए जो है हम लोग आगे बात करते हैं। तो हमारे जो शास्त्रों के साथ साथ हम कुछ मॉडर्न की भी व्यूज लेते चल रहे हैं। तो हमारे विलियम ऑसलर जी का मत देखिए, बहुत स्पेसिफिक मत है, क्योंकि हम सभी मानते हैं कि जो हमारा स्पेशली प्रसूति तंत्र है वो एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है बॉडी की, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती जनरली, क्योंकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है। और नॉर्मल फिजियोलॉजी पे ही हमें कंसंट्रेट रहना है, हमें स्वस्थ बनाना है। जो हमारा आयुर्वेद कहता है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया, प्रसन्न इंद्रिय आत्मा मनः स्वस्थिते विधीयते। तो यहाँ हमारे जो विलियम ऑसलर जी भी कहते हैं कि वन ऑफ द फर्स्ट ड्यूटीज ऑफ द फिजिशियन इज टू एजुकेट द मासेस, नॉट टू टेक मेडिसिन।
हमें बताना है कि आप कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, हमें क्या बताना है कि कैसे हमारा जो पेशेंट है वो कैसे अनुपघाताय रह सकता है, कैसे परिपूर्णताएं तक जा सकता है, कैसे सुख प्रसवाय पे कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ ये मत इनका बहुत जरूरी है। अगर हम आप दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि यही शास्त्रों ने भी बताया है कि हम 3 बातें यहाँ पे करते हैं। एक नंबर 1 पे आता है असु, नंबर 1 सेकंड पे आता है अपतोका, नंबर 3 पे आता है अपृजा। आप कहेंगे कि मैंने एकदम चेंज कर दिया, लेकिन हमने बताया ना कि पहले हम मातृत्व की बात करते हैं, लेकिन मातृत्व आने तक उसके पीछे भी हमारे जो पेशेंट है या हम जहाँ कार्य करते हैं या हम सभी लोग, जितना हमारा वैद्य समाज है या डॉक्टर समाज है, सभी इन कंडीशन से गुजरता है। तो यहाँ हम ये बताना चाहते हैं कि हम अशुभ, यह वैद्यों में बताया है। मतलब हम जहाँ कहते हैं कि हमारा आयुर्वेद अथर्ववेद का अंग है, तो जिसको बच्चा होता ही नहीं, उसको पुत्रहीन को, जो प्रेगनेंसी नहीं आई। अब वैसे भी हमने देखा है, हम सभी जानते हैं कि जो हम बंध्यत्व की परिभाषा है वो हमारे आयुर्वेद शास्त्र के हिसाब से बहुत बड़ी परिभाषा है। मॉडर्न तो कहता है कि 1 साल तक अगर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के महिला और पुरुष एक साथ रह लिए और उन्होंने किसी भी तरह का कोई कंट्रासेप्शन यूज नहीं किया और प्रेगनेंसी नहीं आई तो वो इनफर्टिलिटी है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र कहते हैं प्रेगनेंसी आना ही इनफर्टिलिटी को दूर नहीं करता है, वही बंध्यत्व नहीं है। प्रेगनेंसी आना और उसके साथ उसको सुख प्रसवाय तक कन्वर्ट कराना, और देन उसके बाद फिर जो हमारा नवजात शिशु परिचर्या और फिर जो काश्यप संहिता में वर्णित पूरा उन्होंने अलेहा अध्याय काश्यप के आधार पे बहुत सारी चिकित्सा के बारे में उन्होंने पूरा बताया कि 16 वर्ष तक हमें उसको बाल्यकाल को संभालना है, देखना है, जब तक वो युवावस्था में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो बंध्यत्व भी हमारे यहाँ, अगर वो जैसे उन्होंने बोला सगर्भा होकर भी जिसका गर्भ गिर गया हो उसे अपतोका, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नहीं वो बंध्यत्व में नहीं आएगा। हमारा आयुर्वेद कहता है कि अगर हम अनुपघाताय और परिपूर्णताएं में कहीं फेल हो गए तो वो भी हम बंध्यत्व ही दे रहे हैं, वो भी हमारा पेशेंट को जो है वो कष्ट हो रहा है, वो भी एक तरह से उसको चिकित्सा के लिए उसको चिकित्सा की बहुत अधिक आवश्यकता है। और इस तरह से उन्होंने कहा है अप्रसूता को अभिजाता और अप्रज्ञा संज्ञा दी गई। अप्रसूता मतलब जिसको कभी डिलीवरी नहीं हुई है या जिसको फुल टर्म डिलीवरी नहीं हुई है या वो प्रसूत नहीं हुई है। तो इस तरह से कितना उनका जो एक सोचने का ढंग था वो यहाँ असु, अपतोका और अप्रजा में कन्वर्ट होता है। और ये यहाँ आज का नहीं है, ये तो हम बता रहे ना कितना वेदकालीन समय से ये आया हुआ है और कहीं ना कहीं इसके बारे में भी हमको जानना चाहिए। तो हम सब चिकित्सकों को wear in someone else cloud, जो दुखी है वही हमारा काम है कि उनको हमें इंद्रधनुषी रंग में रंग देना है, उनको खुशी उनकी सारे दुखों को हमें खुशियों में कन्वर्ट कर देना। तो आप हमें क्या करना है कि we have to break this vicious cycle of disagree of women with सगर्भा to परिपूर्णता। पहले उसकी प्रेगनेंसी आनी चाहिए, फिर उसको परिपूर्णतया होना चाहिए, एंड फाइनली टू बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। यही हमारा ध्येय होना चाहिए, एक अद्भुत मातृत्व का ये हमारा एक उद्देश्य होना चाहिए। अब हमारा शास्त्र क्या कहता है, हम थोड़ा शास्त्रों में फिर एक बार घूम आते हैं कि वो कहते हैं 5 विषय तत्व वर्षे पुमान नारी तुषोर से समत्वागत वीर्य तो जानियात कुशलो विष्ट। मतलब कि हम प्रेगनेंसी जो प्लान करने की बात करते हैं या हम मैरिज की बात करते हैं या विवाह संस्कार की बात करते हैं, उससे पहले भी कुछ बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई कहाँ पे क्या होना है। तो जैसे हम अक्सर बताते हैं कि जो हमारे पास महिलाओं का उन्होंने बोला है 8 वर्षा भवेत गौरी 9 वर्षा तु रोहिणी 10 वर्षा भवेत कन्या अतुर्ध्वजस्वला। तो यहाँ पे उन्होंने बताया जरूर है कि षोडश, लेकिन यहाँ पे बात आई है कि अगर हम युक्ति पूर्वक करें या वो जो समय रहा होगा उस समय जरूर से, क्योंकि वहां का उस समय जब देश था, काल था, बल था और उस तरह की जो प्रकृति थी वहां से अब में अंतर आया है। तो यहाँ अभी जो कुछ समय तक तो पहले तक अभी 18 एज ही हमारे यहाँ जो है वो मैरिज की रही है, लेकिन अब जो है कुछ चेंज आया है और उसको 21 ईयर में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि अगर जो एक नॉर्मल एज है, जैसे हम 21 भी मान लें या आफ्टर 20 भी मान लेते हैं, तो आप 20 से 30 तक वो एक नॉर्मल एज है जो कि हम अगर पेशेंट को बोलते हैं 25 से 30 तक, क्योंकि 2021 में मैरिज एज बता दी गई है और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि मैरिज के बाद अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है
तो उसी की इन्होंने इंपॉर्टेंस बताई है। और वो अगर आप बिफोर 20 या बिफोर 16 और आफ्टर 30 अगर हम पेशेंट हमारे पास आते हैं और जिनको पहली प्रेगनेंसी आती है तो वहाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के डर होते हैं। ये प्रैक्टिकली भी मिलता है और ये पहले भी शायद मिलता रहा होगा। और जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि जो एल्डरली ग्रेविडा एक वर्ड हम उनके लिए यूज करते हैं कि जो लेट मैरिज होती हैं और लेट प्रेगनेंसीज आती हैं, जो प्राइमरी पेयर आती हैं हमारे पास, उनको डाउन सिंड्रोम के बहुत मिलते हैं और उसके बाद ऑटिज्म के केसेस भी मिलते हैं, प्रीक्लैम्सिया भी मिलता है, एक्लैम्सिया भी मिलता है। तो इसीलिए अगर एक बात आई अतुल्य गोत्रीय और अशगोत्रीय, मतलब कि समान गोत्र में भी नहीं होना चाहिए और अतुल्य गोत्रीय में होना चाहिए। इसका भी कॉमन बताया कि अगर हेरिडिटी आनुवंशिक बीमारियां आती हैं तो फिर वो कॉमनली आती हैं और वो है फिर हमारे पास जो हम जिसकी बात करते हैं, एक सुप्रजा की बात करते हैं, वो सुप्रजा पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ उन्होंने बहुत पहले ही मना कर दिया कि आपको समान गोत्र में नहीं शादी हो, चाहे वो पेरेंट्स में, चाहे वो मदर का हो, चाहे वो जो है वो फादर का हो, लेकिन गोत्र किसी का भी समान नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो वीटो जो थैलेसेमिया है, हीमोफीलिया है, कलर ब्लाइंडनेस है और स्यूडो हाइपरट्रॉफी डिस्ट्रॉफी, इस तरह की डिजीज बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। इसके अलावा भी अब जो है ये धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो यहाँ जो हम संचारी रोग की बात करते हैं या कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं, HIV की बात करते हैं, इसके अलावा इस समय तो जो है हमारे पास जो हम लोग पढ़ाई करते थे तो ट्यूबरकुलोसिस बहुत कॉमन था, सिफिलिस बहुत कॉमन था, अब टॉर्च बहुत कॉमन है। अब जिस एरा में हम लोग रह रहे हैं, कोविड-19 के एरा में रह रहे हैं, तो ये सब चीजें जो होती हैं वो बहुत ही कंसंट्रेट होने वाली है कि हमारे जो वुड बी पेरेंट्स है या जहाँ मैरिजेज हो रही है वहां कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र पहले से फोकस किए हैं और उन्होंने बता दिया है कि किसी भी तरह का कोई एबनॉर्मल बॉडी पार्ट्स ना हो, किसी भी तरह की कोई जो है इस तरह की कम्युनिकेटिंग डिजीज की हिस्ट्री ना हो, तभी हम जो है वो जो पार्टनर्स होने हैं वो हमेशा जो है हेल्दी, हार्मोनियस एंड हैप्पी मूडेड होने चाहिए एट द टाइम ऑफ द कंसेप्शन। पूरा उन्होंने बताया है कि कैसे हमें जो है वो गर्भ प्राप्ति के जो संस्कार है उसको कैसे बताना है, कैसे करना है। थोड़ा सा अब हम जाएंगे कि अभी हमने माँ पे बहुत दिया कि क्योंकि माता ही जो है वो कहते हैं कि पूरा है बनाती है, माता जो है गर्भ को पूरा बनाती है या गर्भ को पूरा जेनेटिक गर्भ की पूरी इंजीनियर करती है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम जाएं तो कहीं ना कहीं हमारा दूसरा पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फादर के कभी भी गर्भ नहीं आ सकता। तो आर्ट ऑफ पेरेंटिंग पे भी थोड़ा सा हमें जाना है, क्योंकि जो ये सोचने का और जनरल चीजें को समझने का है, लोग जनरल इस पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए मैंने ये कुछ टॉपिक लिया है और बहुत चीजों से मैंने ये कहना से कलेक्ट भी किया है, कुछ आर्टिकल्स देखे, कुछ वीडियोस सुने और मुझे भी लगा कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम लोग को मेडिसिन में और डायग्नोसिस में और संप्राप्ति में हम सब भूल जाते हैं कि ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो हमें अपने पेशेंट को बताना चाहिए। तो कभी शायद ऐसा कम होता होगा कि हस्बैंड और वाइफ जो है दो एक साथ बैठते हों और बात कर पाते हों, क्योंकि ये जो मैंने बनाई है स्लाइड इसमें स्पेशली है कि आजकल जो इतना बिजी शेड्यूल सबके पास हो गया है कि वो केवल एक होड़ में लगे हैं, नहीं मुझे इस समय जाना है, इस समय आना है, और वो एकदम लाइफ बहुत ज्यादा जो है सबकी बिजी हो गई। तो यहाँ उन्होंने स्पेशली बोला है कि हस्बैंड एंड वाइफ सिट टुगेदर एंड नैरेट स्पेशलिटीज ऑफ ईच वन दे लाइक डिसलाइक। आपको क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन हो जाए तो शायद ज्यादा अच्छा होता है। देन हमें क्या करना है कि जो कपिल बॉन्डिंग जो भी आपस में जो इनकी अच्छी ट्यूनिंग होती है वो क्या करेगी, वो आगे आने वाले जो बेबी है, आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो बहुत फायदेमंद होगी। और ये कहा गया है कि जो पेरेंट्स हैं वो जेनेटिक इंजीनियर हैं। कैसे हैं? अगर हम टाइप ऑफ पेरेंट्स की बात करते हैं, आप लोग सब हंसेंगे लेकिन ये सबको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। कई टाइप के पेरेंट्स होते हैं। एक टेंस पेरेंट्स नाम दिया गया है। वो क्या करते हैं कि पर्सन हु हैज नो विजन फॉर कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ हिज चाइल्ड, मतलब गुस्सा आया कुछ भी बोल दिया, उन्हें ये नहीं पता कि हमने जो कहा, हमने जो बोला वो हमारे बच्चे सामने खड़े उन पे क्या बीतेगा, या वो गर्भवती माता है उसके घर में वो बच्चा है वो क्या सोचेगा। तो समटाइम्स फादर को गुस्सा आया, फादर ने बोल दिया, मदर को गुस्सा आया, मदर ने बोल दिया। Who has no mind to think about his child
कंपेनियन एंड अपॉर्चुनिटीज। मतलब उन्होंने इस तरह से सोचा ही नहीं या उनके पास वो विजन नहीं है। तो हम डॉक्टर्स का ये यहाँ कर्तव्य बन जाता है कि हम जो उनको हमारे पास केयर के लिए आते हैं, एएनसी चेकअप के लिए आते हैं, प्री प्रेगनेंसी प्लानिंग पे काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो शायद हमें ये पॉइंट्स पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि हम उसको भी अपने बच्चों के साथ वहां उस लेवल से जुड़ना पड़ेगा कि आपकी एक एक वर्ड का जो इफेक्ट है वो आपके बच्चे के कैरेक्टर को, आपके बच्चे की प्रगति को, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। आज आपको इसका पता नहीं चलेगा लेकिन ये आगे बताएगा। सेकेंड नंबर पे क्या है, बिजी पेरेंट्स अपने आप को बहुत बिजी शो करते हैं। मदर जो है वो अपने ऑफिस चले गए, फादर अपने ऑफिस चले गए, कैन नॉट स्पेयर टाइम फॉर देयर चाइल्ड। और वो अपने आप को इतना ज्यादा शो करते हैं कि पेशेंट के बच्चे के लिए उनके पास एकदम टाइम नहीं होता है। और उसके बाद अगर वो फ्री भी होते हैं तो वो कभी कंप्यूटर में, कभी मोबाइल में, कभी अपने बिजनेस कैलकुलेशन में बिजी हो जाते हैं। तो एक तरह से टेंस पेरेंट्स हो गए जिन्हें गुस्सा बहुत आ रहा था, एक बिजी पेरेंट्स हो गए, और एक कुछ पेरेंट्स होते हैं, परसेंटेज अगर देखी जाए तो कम ही होते हैं, लेकिन उनको हम लोग बोलते हैं रोजी पेरेंट्स। जो रोजी पेरेंट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन The nutrition in the food is due to the ingredients present there in the, मैम थोड़ा देखिए बहुत शोर आ रहा है। The nutrition in the food is due to the ingredients present there in the completeness of an individual is due to his character। मतलब कि कुछ पेशेंट जो होते हैं जैसे उनको अच्छा लगता है कि हाँ हमें ये खाना है, हमें ये पीना है, हमारे बच्चों को ये अच्छा लगेगा। तो कुछ केयरिंग पेशेंट भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये है कि हमें अकॉर्डिंग टू पेशेंट जो हमारे पास आते हैं एएनसी केयर के लिए या प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए या बंधक के ट्रीटमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं हम सबको ये सब अब जोड़ना पड़ेगा कि आप क्या, किस तरह का आपका नेचर है या आप किस तरह की सोच रखते हैं। तो जैसे सिंपल सा रूल होता है कि अगर हमने एटीएम कार्ड डाला तो हमने जो जमा किया था वही हमने पाया, उतना ही हम ले पाएंगे। तो ये नॉर्मल सी बात है कि जो हम अपने डेली रूटीन में कर रहे हैं, जैसा हम कर रहे हैं वैसा कल हमारे साथ बात होगी। अभी हम लोग संभाषा पे बात करते हैं सर, अक्सर बड़ी सिटीज की बात होती है, पुणे की बात होती है कि वहां पर लोग क्या करते हैं कि सब जो है ओल्ड होम विलेजेस बन गए हैं, सब माँ बाप को वहां छोड़ देते हैं। रियली बहुत ही हम लोग शॉक्ड होते हैं क्योंकि अभी हमारे सिटीज में इस तरह का नहीं है, और भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो। क्योंकि हमें लगता है कि जो बड़े सिटीज हैं वहां लोग ज्यादा बिजी हैं, मॉर्निंग में निकल गए, इवनिंग में आए, नाइट में आए, क्या खाना है इसका भी कोई प्लानिंग नहीं है, टाइम नहीं है। तो उस तरह से क्या होता है कि वो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं दे पाते हैं और वो पेरेंट्स को ऐसे होम में, जो नहीं कहा जाए उसको, लेकिन ओल्ड होम्स में छोड़ देते। लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा और पहले जाएं तो हम लोगों ने भी कुछ काम, हम लोगों ने भी ऐसा किया है कि हम लोग जब बीएचयू के लिए जाते थे या जब हम लोग बाहर निकलते थे या एमडी कर रहे थे, किसी को जल्दी प्रेगनेंसी होती है, किसी को थोड़ा होती है, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं और ऑफिस के लिए जाना होता है तो वो भी क्रश में छोड़ के जाते हैं बच्चों को। तो जैसा हमने दिया वैसा हमने पाया। तो यहाँ कहीं ना कहीं एकल परिवार और संयुक्त परिवार की बात आती है, कहीं ना कहीं हमें उस तरफ सोचना पड़ेगा। तो फिर बच्चों को टाइम देना है, बच्चों को प्यार भी करना है, बच्चों को डिसिप्लिन में भी रखना है। अगर जैसे कुछ पेरेंट्स आती हैं या कुछ माएँ आती हैं बहुत ज्यादा कॉन्शियस होके आती हैं, तो हमको यही लगता है कि पेशेंट को थोड़ा सा इस तरह से भी बताना चाहिए कि तुम आगे बढ़ने वाले हो, माता बनने वाले हो या पिता बनने वाले हो, तो जरा एक बार जाओ और खड़े हो जाओ मिरर के सामने और देखो कि अपने को जो है वो सर से पांव तक अपने को एक बार देखो और ये देखो कि तुम्हारे पास क्या अच्छा है और तुम्हारे हस्बैंड के पास क्या अच्छा है। मतलब जो स्पेसिफिक यहाँ पे यू जेनेटिक्स एक पॉइंट होता है। यू जेनेटिक्स का मतलब तो हम जीन्स की बात करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजिकल भी या फिजिकल अपीयरेंस का भी इफेक्ट होता है। तो अगर हम उस बात को सोचें और उसके बाद कहें कि नहीं मेरे पे कोई ये अच्छा है, इनका ये अच्छा है, तो उस तरह के मन में होता है। तो जो माँ जिस तरह का सोचती है वही उस तरह का गर्भ का वो निर्माण होता है उस तरह से। तो ये कहा गया है डिजाइन योर डिजायर्ड चाइल्ड
कैसे आप उसको डिजाइन कर सकते हैं, आपकी जो है पहला स्टेप कैसे होगा, आपकी जर्नी कैसे होगी, आपकी हेल्थी प्रेगनेंसी कैसी होगी, आप आइडियल प्रेगनेंसी कैसे चाहोगे, आपकी डिलीवरी केयर कैसे है, आपके पोस्ट डिलीवरी केयर कैसे है, आपको बच्चे को क्रश में छोड़ना है कि फिर अपने किसी बड़े बुजुर्ग के साथ रखना है, आपकी बेबी केयर किस तरह से होनी चाहिए, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग जैसे मैं बात कर रही थी। तो ये कई चीजें हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ज्यादा बात करना है। तो हम कुछ बातें जो हम अपनी ओपीडी में पेशेंट के साथ शेयर करते हैं, यहाँ हम लोग कुछ बात कर सकते हैं। जैसे कि हम कंबाइंड होकर डिनर विद फैमिली, अगर हम मॉर्निंग आवर्स में, डे आवर्स में अगर हम सब बिजी रहते हैं, लेकिन हम एक प्लान कर सकते हैं कि हम लोग को रात को सब लोग को साथ में खाना खाना चाहिए। समटाइम्स हमें लोरी देना चाहिए, छोटे बच्चे होते हैं उनको 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए अपने साथ रखना चाहिए, उनको कम से कम रात के समय एक बार, जो एक लोरी वाली प्रथा होती थी, दादी नानी लोग सुनाया करती थी, वो एकदम खत्म होती जा रही है। एक बार हमें उधर लौटना चाहिए, या हमें सोचना चाहिए कि ऐसा हमें करना चाहिए। कुछ स्टोरी टेलिंग की बात होती थी, हम लोग भी बच्चे थे तो हम लोग भी दादी के पास बैठ जाया करते थे, हम लोग भी सुनते थे कि हमें कहानियां सुना दो। वो सारी चीजें कब खत्म होती जा रही है। समटाइम्स हमें, क्योंकि हमें अपनी जड़ों को पकड़ना है, तो विजिटिंग टू रिलेटिव्स विद, ऐसा नहीं है कि हम अकेले जाके घूम आए, वहां जाना है, बच्चों के साथ थोड़ा सा जाना चाहिए। और हमें बच्चों को नई चीजें, टीचिंग न्यू थिंग्स टू बेबी, नए से नई चीजें हम लोग को उनको बताना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो खाली एक कूप मंडूक की तरह बुक्स में ही बिजी रहें, या अपने लैपटॉप और अपने उसमें खाली ऑनलाइन स्टडी करते रहें। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती रहना चाहिए बीच बीच में, जिससे कि बच्चों का विजन क्लियर होता है, और बच्चों का विजन कहते हैं थोड़ा सा और वाइड होता है। उसके बाद जो रात को सोते समय, जैसे आजकल हम लोगों ने बहुत अच्छा शुरू किया है, हम लोग सेमिनार से हम भाषा करते हैं, तो हम लोग प्रेयर करते हैं। और यह बहुत अच्छी बात है कि अगर रात को सोते समय भी एक बार हम, जैसे हम लोग सब मन से तो याद करते ही है कि हम जो भी हमारे इष्ट देव है, ऐसे ही अगर बच्चों की भी हम आदत डालें तो बहुत अच्छा रहेगा। और दिन भर बच्चे क्या कर रहे हैं उस पर हमें एक निगाह रखना चाहिए। कुछ हमें मेंटल एक्सरसाइज उनके साथ भी करना चाहिए, कुछ पजल्स वगैरह का गेम भी होना चाहिए, कुछ प्राणायाम भी होना चाहिए, कुछ एक्सरसाइज भी होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों के साथ में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और उससे क्या होता है कि एक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, फादर का बच्चे से, मदर का बच्चे से, एक एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है। और बच्चों के प्रति हमेशा सच्चा होना चाहिए, जो भी बात हम बोल रहे हैं तो ये हमें हैबिट में डालना है। समटाइम्स क्या होता है, आजकल मोबाइल फोन आ गए हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, हमने कुछ भी फोन पे बोल दिया, हमारे बच्चे ने सुना, तो कल वो आपसे फिर ऐसे बोलेगा। तो हमें इस तरह से ये हैबिट्स नहीं डालना है। हमें जो है वर्बल कम्युनिकेशन हमेशा, बच्चे हमसे दूर भी अगर कहीं हैं तो हमें वर्बल कम्युनिकेशन से बच्चे के साथ एक हमेशा एक रिलेशनशिप रखनी है। और जो है बच्चे को कभी भी ये नहीं कहना है कि नहीं चुप रहो, उसको एक्सप्रेसिव है तो उसको, उसकी भावनाओं की हमें कदर करना चाहिए, और उसको बताना चाहिए कि तुम अपनी सारी बातें बोलो, कहाँ चुप रहना है। एक दो जगह की बात छोड़ के बच्चों को कभी भी दब्बू टाइप का नहीं बनाना है। उसको ये भी बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, उसको मैच्योर भी होना बहुत जरूरी है। और पढ़ाई लिखाई के अलावा भी उसको और भी, जैसे आप वार हो रहा है, या फिर या कंडीशंस हो सकती हैं, या ऐसी सर्कमस्टेंसेस क्यों आई, या फिर जो चुनाव होता है, कुछ ना कुछ बातें हमको इस तरह से भी बच्चों को समझाते रहना चाहिए। क्योंकि फिर लास्ट में आके जब हम ये सब बातें नहीं बताते हैं तो वो जो पर्सनैलिटी बन के आती है, वो मैं देखती हूँ कुछ इस तरह की माएँ आती हैं हम लोग के पास, और ऐसे डिस्कशंस होते हैं, तो ये बाद में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसको हम जो कहते हैं कि 90 years ऑफ लाइफ स्पैन टू बी अरेंज जस्ट 9 months। हम अगर मान ले तो आजकल की जो एवरेज लाइफ है वो 70-80, और पहले तो 100 years थी, अभी भी समटाइम्स कुछ लोग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि इन स्मॉल ट्री इफ वी कार्व एनीथिंग ऑन स्किन इट विल ग्रो विद द ट्री, मतलब हमने छोटा सा कुछ बीज डाला तो बहुत बड़ा सा पौधा बनता है। सेम वे पेरेंट्स हैव टू टीच द फीटस एवरीथिंग व्हेन दे आर टॉकिंग विद बेबी। हम अपने जो गर्भ में, चाहे हमारा बेबी है, चाहे बहुत छोटा बेबी है, या वो 9 मंथ हम जो उसको दे रहे हैं, गर्भिणी के जो वो 9 मंथ कट रहे हैं, वो 9 मंथ नहीं है, वो उसकी पूरी लाइफ है, वो उसकी पूरी लाइफ है। वो जो गर्भिणी कर रही है, वो जो गर्भिणी सोच रही है, वो जो गर्भिणी खा रही है, वो जो गर्भिणी कर रही है, या जिससे बात कर रही है, जिसको देख रही है, जो चाहे वो टीवी का सीरियल हो, चाहे वो क्या कहते हैं मोबाइल का मैसेज हो, उसका सारा इफेक्ट कहीं ना कहीं बच्चे पर आता ही आता है। तो इसको हमें बहुत इसलिए देखना होता है।
और सम चीजें जो हम आज भी बता रहे हैं कि जो हमारे दिनचर्या, रात्रिचर्या, जो बहुत अच्छी अच्छी बात है कि हमें अर्ली सुबह उठना है, हमें थोड़ा सा सुबह की भी मंदिर जा सकते हैं, नहीं तो प्रेयर करने की एक आदत डालनी है, बीच बीच में हमको कहीं मंदिर या अपने जो भी हमारे इष्ट देव है वहां जाना चाहिए। समटाइम्स हमें चैरिटी भी बहुत जरूरी है, वो भी एक हमारा एक नेचर होना चाहिए जिससे कि गर्भ पे भी उसका प्रभाव पड़ता है। और फिर उसके बाद जो है हमें ये नहीं है कि हमने रोज वही जो एक चल रहा है तो वही हमारा लंच होना चाहिए, लंच में भी वेरिएशंस होने चाहिए। हमारे पास जो है वो न्यू हेल्दी डिशेज होनी चाहिए, नई वेराइटीज होनी चाहिए और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत अच्छे से होनी चाहिए। कुछ थोड़ी देर के लिए हमें आत्मबोध भी करना चाहिए, हमें रेस्ट भी करना चाहिए, हमें अपने से भी, गर्भिणी को अपने से भी बात करना चाहिए। जब अपने से गर्भिणी बात करती है तभी वो गर्भ से बात कर पाती है। धीरे धीरे उसको वाक बताया है, जैसे हमारे शास्त्रों में भी बताया है, तो आहार के बाद थोड़ा वाक करना है, लेकिन बहुत जेंटल वाक करना है। और उस हिसाब से कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा जो बाहर अगर उसको मिल जाता है तो कहते हैं ना गार्डन में मिल जाता है, या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स कहीं ग्रीनरी कहीं मिल जाती है, तो इस तरह से हमें बहुत उसको बताना पड़ता है कि आपने ये जो 9 मंथ व्यतीत करने हैं वो स्पेसिफिक फूड होना है, स्पेसिफिक क्लॉथिंग होनी है, स्पेसिफिक ऑर्नामेंट्स होना चाहिए, स्पिरिचुअल रीडिंग होना चाहिए, मंथ वाइज जो ग्रोथ हो रही है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है उसको भी उसके बारे में थोड़ा आइडिया देना होता है, ताकि वो अपने डॉक्टर से लगातार कांटेक्ट कर लेती है, क्या उसको करना है, क्या उसको नहीं करना है, कब उसको थोड़ा म्यूजिक भी सुनना है, कब उसको हम मंत्र का जो है जनरली हम लोग बात करते हैं कि कोई ऑडियो लगा दीजिए, मंत्र जो है वो पूरी ध्वनि जो है वातावरण में आएगी, उसका बहुत अच्छा सा एक आएगा। कभी कभी वो वाले सीरियल ना देखे तो ज्यादा अच्छा है, लव कुश का सीरियल देखे, रामायण के सीरियल देखे, या जो उसको अच्छा लगता है वो देखे, जरूरी नहीं है कि वो लड़ाई झगड़ा और गलत सीरियल देखे। तो इसका भी बहुत इफेक्ट है। जैसे हम सभी जानते हैं योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। हम टैलेंटेड चाइल्ड अगर चाहते हैं तो हमें उसी तरह की सारी चीजें देखना पड़ेगा। आप एक छोटी सी बात बता रही थी कि मैं जो फीटल ओरिजिन है एडल्ट डिजीज का, मतलब कि कुछ ऐसी डिजीजेज होती हैं जो बड़े होके तो आती ही हैं सामने, लेकिन वो ओरिजिन जो होता है वो हमें गर्भकाल में या गर्भ शिशु में ही हो जाता है। तो यहाँ ये स्टडी की गई है, इसको हम FOAD भी बोलते हैं, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज। तो यहाँ पे बताया गया है कि इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट द रिस्क ऑफ ए नंबर ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस इन एडल्टहुड सच एज डायबिटीज, मेलाइटस, हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज may have their origin before birth. Cardiovascular disease, diabetes, cancers, chronic respiratory disease are the most common non-communicable disease, हम सभी जानते हैं, accounting for 63% of global deaths, है ना। इससे कितने ज्यादा लोग आजकल मर रहे हैं या कितने ज्यादा ये जो हमारे पास डाटा हैं सब बता रहे हैं, हम सभी जानते हैं। तो mounting evidence show that the prenatal and early life development influence the risk of the NCD in later life। तो जितना भी हमारा ये जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं या हमारा जो होता है न्यूरल डिजीजेज जो होती हैं, वो सारी डिजीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं जो हम एम्ब्रियोनिक लाइफ है, ऑर्गेनोजेनेसिस है, जो कि 6 वीक से पहले सब कंप्लीट हो जाती है, वहीं पे इसका करता है, जब तो पता भी नहीं चलता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हो सकती है। तो यहाँ हमारे शास्त्रों ने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से बता दिया है कि जो ऋतु काल बताया है, जो उन्होंने बताया है कि क्षेत्र जो है, जो अंबु है और जो बीज की बात की है, उन्होंने केवल उसको ये नहीं बताया कि वो 4 मिलेंगे और गर्भ की उत्पत्ति हो जाएगी, उन्होंने ये भी बताया है कि कहाँ हमें किस तरह ध्यान देना है। काल का मतलब उन्होंने स्पेशली बताया कि ये जो है गर्भ ग्रहण काल है, लेकिन गर्भ ग्रहण काल के बाद हमें जो है बहुत ज्यादा केंद्रित हो जाना है, हमको बहुत ज्यादा उस पर कंसंट्रेट हो जाना है, हमें उसे क्लोज मॉनिटरिंग पे रखना है, क्योंकि वो जो ओव्यूलेशन पीरियड के बाद का जो काल होता है, वो जो 2 वीक वो होते हैं, और फिर वो 2 वीक बाद जो वो हमारे पास 4 वीक जाते हैं, वो ही ऑर्गेनोजेनेसिस का काल होता है। वहां पे जो ऑर्गेन्स फॉर्मेशन हो रहे हैं, अगर वहां बीज की दृष्टि हो गई, वहां कोई गलती हो गई, तो हमें जीवन भर रोना पड़ सकता है, और फिर वो हमें जो है फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज में ही किसी न किसी रूप में हम उसको मानना ही पड़ेगा, वो सर्वमान्य हो चुका है। तो हमारे शास्त्र बहुत पहले से ही बता रहे हैं कि हमें शोधित बीज लेना है, हमें शोधित जो है वो शुक्र लेना है, शोधित आर्तव लेना है, शोधित काल होना चाहिए, शोधित अंबु होना चाहिए, शोधित हमारे पास
ऋतु काल क्षेत्र अम्बु बीज, सब हमारे पास बहुत अच्छे से बताया। और वहाँ पे मन का भी उन्होंने जीव केवल बताया, मन भी बताया। बहुत अलग अलग शास्त्रों में जाएंगे तो अलग अलग हमारे जो है आचार्यों का मत आया है, और बहुत ही हर पॉइंट का बहुत ही स्पेसिफिक उन्होंने बताया। अब यहाँ पे हम अगर थोड़ा सा आयुर्वेद में फिर से एक बार आते हैं, तो उन्होंने सीधे सीधे से बताया है कि जो हम अम्बु की बात करते हैं, मेन जो है आहार रस की बात होती है। आहार रस के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता, और आहार रस से ही रस धातु का निर्माण होता है। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे हमारा जो है वो धातु जो है वो पोषण क्रम में जाता है। तो धातु पोषण क्रम क्या है, कैसे आहार की उत्पत्ति होती है, कैसे हमने वहां पे अगर थोड़ी सी भी कहना चाहिए विषमता आ गई, थोड़ी सी भी गलती हो गई, थोड़ा सा भी हमने प्रज्ञा अपराध कर दिया, थोड़ा सा भी बात कुपित हो गया, अग्नि मंद हो गई, हमारे दोष धातु अग्नि तीनों में कहीं थोड़ी सी विकृति आ गई, तो फिर हमारे पेशेंट जी कंप्लेन लेके हमारे पास आते हैं और उनको अम्लपित होगा, उनको गृहिणी होगा। तो ये जो गृहिणी चिकित्सा है, ये जो अग्निमंद की चिकित्सा है, वही पांडु में कन्वर्ट होगी, उसी से कृमि की उत्पत्ति होगी, उसी से हमारे आने वाले फीटस में जो गर्भ हमारे पेशेंट गर्भिणी के पास है उसको जो है IUGR होगा। क्योंकि जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा, प्रॉपर आहार रस नहीं बनेगा, प्रॉपर सारकिट का विभाजन नहीं होगा, प्रॉपर धात्वाग्नि हमारा जो है एसिमिलेशन नहीं करेगी, तो प्रॉपर उसको जो है वो आहार रस नहीं मिलेगा, और इसके कारण हमारा जो एक बहुत अच्छे से गर्भ की जो पुष्टि होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो कैसे कैसे हमें पेशेंट को खाना है, क्योंकि हमारे शास्त्र में बहुत अच्छी बताई गई है, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, किस पेशेंट को हम कब क्या बताते हैं, ये हम अक्सर डिस्कस करते हैं कि क्योंकि रस धातु की वृद्धि करनी है। मैं इसीलिए यहाँ पे केवल रस धातु की बात ज्यादा कर रही हूँ, क्योंकि रस धातु ही जो है वो पीडनम का कार्य करती है, हमें जीवन देने का कार्य करती है, हमारे हृदय को, हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स को वो तर्पित करती है। तो यहाँ हमें उस तरह का ही आहार अपनी गर्भिणी को पहले बताना है, या प्री कंसेप्शनल भी हम बोलते हैं तो हम इसी तरह का आहार बताते हैं जिससे पीड़न का कार्य अच्छे से हो सके, तर्पण का कार्य अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे जो कॉमन डाइट है, हम आप पेशेंट को कोशिश करते हैं कि जो ले सकता है वो ये सब ले, जो नहीं ले सकता है वो सब्जी तो लेता है, पालक खा सकता है, चुकंदर ले सकता है, टमाटर ले सकता है, इसके अलावा जो उसके सूप बना के पी सकता है। तो ये जो हर अपनी मेडिसिन की हर अपने जो डाइट है, ये भी कहते हैं ना कि हर जो आहार है वो औषध की तरह से उसका यूज है, और हर आहार को अगर हम प्रॉपरली वे में लेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए अमृत है, अगर इसको हम विषम मात्रा में लेंगे तो वो विष के समान काम करेगा। तो इस तरह से डाइट पे हमें बहुत फोकस करना है, क्योंकि हम जो बच्चे का विकास है या गर्भ जो बन रहा है वो प्रॉपरली उससे बन रहा है। क्या नहीं करना है ये भी ध्यान देना है, क्योंकि हमने बता तो दिया कि आप ये सब खाइए, आपको क्या नहीं खाना है। तो क्योंकि ये देखा भी गया है कि अगर हमारी पेशेंट जो होती है नहीं मानते हैं या बहुत स्पाइसी फूड्स खाते हैं, उनको नूडल्स बहुत पसंद है, उनको मैक्रोनी बहुत पसंद है, या फिर उनको चॉकलेट्स बहुत पसंद है, उनको आइसक्रीम बहुत पसंद है, या वो जनरली जो है वो जो हमने बताया वो नहीं लिया, उसने अपनी मर्जी से सारी चीजें को मतलब जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा लिया, या कुछ लोग की और गलत आदतें भी होती हैं। तो ये देखा गया है कि द सेम इंटेंस और स्ट्रॉन्ग पर्टिकुलर हैबिट लाइकिंग, मतलब जो उसके जो टुवार्ड्स जो उसके बच्चे होते हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, जब वो थोड़ा सा भी 6 मंथ का 8 मंथ का 1 ईयर का बच्चा आता है तो उसकी भी वही हैबिट देखी गई। वो भी कहेगा नहीं हमें कोल्ड ड्रिंक ही पीना है, नहीं हमें नूडल्स खाना है, नहीं हमको चॉकलेट खाना है। ये एक स्टडी हुई है और ये साफ साफ बताता है कि इफेक्ट भी आता है और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। क्योंकि हम तो कहते हैं ना मधुर लीजिए, स्निग्ध लीजिए, दीपनीय लीजिए, और आप ले रहे हो उष्ण तीक्ष्ण, तो कहीं ना कहीं उस जो हमारी रस धातु है वो उतनी अच्छे से नहीं बन पा रही है, उतने अच्छे से पोषण नहीं हो पा रहा है गर्भ का। और फिर दूसरी बात है कि जो गर्भ की हैबिट्स है वो भी चेंज होती है। तो हम लोग सभी जानते हैं, क्योंकि जो प्रथम मास की बात करते हैं या प्रथम 3 मास की बात करते हैं तो हमें सब पता है वो एकदम द्रव्य रूप में होता है। तो वहां पे हमें क्या होता है, लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि वो एम्ब्रियोजेनेसिस का पीरियड होता है और एकदम गर्भ जो है अगर अपने आप को वहां पे इम्प्लांट कर रहा है, स्थापित कर रहा है, तो चेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं लेडी में और वो अपने आप को बहुत जल्दी सेट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पर हमें डिहाइड्रेशन में पेशेंट हमारी ना जाए, उसको बहुत ज्यादा वॉमिटिंग लगती है, उसको बहुत ज्यादा अरुचि लगती है, तो लिक्विड डाइट को हमारे शास्त्रों में भी बताया है और हम लोग भी उसको यही बताते हैं कि आप लाजा का मंड ले सकते हो, आप जो है
फलों का जूस ले सकते हो। आप जो है स्पेसिफाई करके मधुर जो है दूध को भी आप चाहे वैसे ले सकते हो, या इसका फांट बना के ले सकते हो। जैसे कि आपने सबसे पहले किशमिश है उसको भिगो दिया, आपने छुआरे को भिगो दिया, उसका पानी पानी ले लिया, उसको भी अच्छे से जो है उसको वहां पानी के साथ रगड़ के उसको ले लिया। इसके अलावा डेट्स बहुत फायदा करता है यहाँ पर। और उसके क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। हमें थोड़ा सा अखरोट वगैरह को भी ऐड करना चाहिए, हमें मखाना भी ऐड करना चाहिए, लेकिन उस फॉर्म में करना चाहिए। पाउडर फॉर्म में करिए, मिल्क के साथ दीजिए, जल के साथ दीजिए, मिश्री के साथ दीजिए, जिससे कि पेशेंट थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले और वो एडॉप्ट उसको ऐड करता जाए। सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम लोग सभी जानते हैं कि थोड़ा सा क्या होता है, मस्कुलर ग्रोथ हो जाती है। जब मस्कुलर ग्रोथ के लिए प्रोटीन रिच डाइट चाहिए, तो शास्त्र भी बताते हैं और हम सब भी बताते हैं कि पेशेंट की जैसी हैबिट होती है, कुछ नॉन वेज होते हैं, कुछ वेज होते हैं। तो वेज वाले पेशेंट को हमें उस तरह की डाइट देना है कि वो पनीर ले सकता है, वो छेना ले सकता है, उसके अलावा वो अपनी डाइट में थोड़ा सा प्रोटीन रिच डाइट लेगा। और वो मांसरस का वर्णन आया है तो मांसरस को भी संस्कारित करके दिया जा सकता है, या उस तरह का वो सूप ले सकता है, या प्रोटीन सूप बना सकते हैं, पनीर सूप बना सकते हैं, दाल वगैरह दे सकते हैं, वो सब दोनों ले सकते हैं। लेकिन नॉन वेज को एक्स्ट्रा भी बताया जा सकता है और किस तरह से उसकी डाइट होती है। तो यहाँ पे लेकिन हम मिल्क की बात अक्सर करते हैं, मिल्क हम 9 मंथ के लिए बताते हैं। और वो केवल मिल्क नहीं होता है, उस मिल्क को हम संस्कारित करके देते हैं, चाहे वो मखाने के पाउडर से देंगे, चाहे अखरोट के पाउडर से देंगे, चाहे अंजीर के साथ देंगे, चाहे मुनक्का के साथ देंगे, चाहे डेट्स के साथ देंगे, जैसे पेशेंट लेता है, जैसे उसको इजी लगता है। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स उसके लिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो रस धातु को बहुत अच्छे से इंक्रीज करते हैं। और उसमें समटाइम्स हमें कुछ मेडिसिन भी ऐड करनी पड़ती है, हमारे शास्त्रों में भी आया है। वो गोक्षुरकम रसायन तो मानते हैं, वो रसायन मतलब है रस का आयन, रस धातु को इंक्रीज करता है। और गोक्षुर का और भी बहुत अच्छे से काम होता है क्योंकि वो समटाइम्स पेशेंट क्योंकि ड्यू टू ग्रेविड यूट्रस उसको पीडल एडेमा पेशेंट को देखने में आता है, पाँव में हल्की सी सूजन हो जाती है, या फिर उसको जो है समटाइम्स जो है हल्का सा ब्लड प्रेशर उसका इंक्रीज कर जाता है, जिसको हम जो है PIH भी बोलते हैं। तो ब्लड वॉल्यूम को भी ये जो है बहुत रिड्यूस करता है और वाटर रिटेंशन को भी कम करता है। तो यहाँ हम जो है बहुत अच्छे से गोक्षुर की भी बात करते हैं। और इसके अलावा बहुत बहुत औषधियां आई है, पृथक पर्ण्यादि जो घृत आया है, गोक्षुरादि जो है घृत भी आया है, रसायन भी आया है, चूर्ण भी आया है, कषाय भी आया है। ये युक्ति पूर्वक चिकित्सा करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट और अकॉर्डिंग टू प्रकृति, अकॉर्डिंग टू नीड। इसके अलावा यवागु का बहुत अच्छे से वर्णन आया है, उसको बल्ले माना है, इसको पोषण माना है। और यवागु को भी हम कैसे बना सकते हैं, कुछ लोग जो कुछ पेशेंट हमारे उसको कहते हैं कि मधुर रस प्रदान आहार रहते हैं, कुछ पेशेंट कहते हैं कि नहीं हमको मधुर नहीं खाना, मीठा नहीं लेना है, तो कुछ उसको हम युक्तिपूर्वक जो है वो लवण रस प्रदान या हल्का सा उसको अम्लीय रस प्रदान भी दे सकते हैं। इसके अलावा बस्ती का हमारे यहाँ बहुत अच्छे से आया है क्योंकि क्या होता है 9 मंथ तक हम सभी जानते हैं कि जब गर्भ धीरे धीरे साइज लेता है, इंक्रीज करता है, यूट्रस ग्रेविड हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमको जो है वो इंटेस्टाइन पर प्रेशर डालता है और वो मल जो होता है वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाता है। तो अनुवायु का अनुलोमन मेन काम होता है। अगर वायु का अनुलोमन होगा तो अच्छे से मल का भी निहरण होगा और फिर उसके बाद हम सुख प्रसव की तरफ बढ़ेंगे। और पेशेंट को हमारे जो है वो हमारे थीसिस में मैडम के अंडर में, बड़ी मैडम के अंडर में, मंजरी मैडम के अंडर में और मुक्ता मैडम, नीला मैडम, हम लोग चारों लोग के साथ बहुत अच्छे से काम किए और ये बहुत वर्क हुआ है। योनि पिचू का जितने भी हमारे प्रजास्थापक गण है, मधु औषधीय गण है, उनको हमने संस्कारित सिद्ध तेल, संस्कारित सिद्ध घृत, उससे बस्ती दी गई है और अनुवासन बस्ती दी गई है और संस्कारित सिद्ध कौथ बना के उससे हमें निर्भू बस्ती दी गई है और उससे हम लोगों ने पिचू भी लगाया गया है, जिससे क्या है कि वायु का अच्छे से अनुलोमन हुआ है। और ये देखा गया है कि जो भी पेशेंट हमारे उस ग्रुप में रहे हैं, कुछ बस्ती ग्रुप में रहे, कुछ पिचू ग्रुप में रहे, तो उनका जो अगर नॉर्मल डिलीवरी का रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। और ये सारे वर्क जो है हमारे यहाँ की लाइब्रेरी में रखा है, आप कभी भी जाके उसको देख सकते हैं। तो ये सब डाइट की बात बहुत अच्छी चली रही है। आप कुछ और बातें करते हैं कि जैसे हम सभी जानते हैं कि पंचमे मना और षष्ठे बुद्धि, चतुर्थ को कहते हैं दोहृदयावस्था, उसके बाद मन और उसके बाद बुद्धि। तो ये हमारा सेंसरी रिसेप्शन हमारा आयुर्वेद बताता है, लेकिन जो स्टडीज बताती हैं वो स्टडी भी यही बात बताती है कि जो हमारे पास पंचेंद्रिया है
और वो जो पंचेंद्रियां होती हैं, जो हम सभी जानते हैं कि हम जो हमारे पास सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, सेंस ऑफ हेयरिंग है और सेंस ऑफ टच है। पांचों जो हमारी इंद्रियां हैं, स्पेशली जो हम इसकी बात करते हैं ज्ञानेंद्रियों की, फिर हमारी 5 कर्मेंद्रिय है और हमारे पास एक मन है जो कि एक आदर्श बनाता है हमारे इंद्रियों को, जिसके साथ मिलता है वो इंद्रियार्थ के साथ हमें देता है। तो यहाँ पर जो कुछ स्टडीज हुई है वो न्यू रिसर्च बताती है कि जो हमारा जो फीटल लर्निंग जो होती है मोस्टली फोकसिंग ऑन ऑडिशन एंड द ऑल्फैक्टरी टेस्ट, मतलब उन्होंने स्टडी की, उन्होंने बता दिया कि अगर हम ऑल्फैक्टरी नर्व पे काम किए या हमने जो है टेस्ट पे या उसको जो उसकी घ्राण वाली जो है स्पेशली जो सूंघने की शक्ति और सुनने की शक्ति जो होती है वो फीटल की लर्निंग बहुत जल्दी वो आ जाती है और ये स्टडी कहती है। इसके अलावा जो हम सेंसरी परसेप्शन की बात चलाते हैं तो सोमेटो सेंसरी परसेप्शन की बात हो ही रही है। अभिमन्यु की कहानी हम लोग सब जानते ही हैं और फैक्ट्री एंड टेस्ट की वजह से हम बता रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि जो ये कॉम्बिनेटरी कीमो सेंसरी सेंस जो होता है ये 12 वीक के बाद ही बताते हैं कि 12 वीक से ही जो है वो मेडिएटेड थ्रू द एमनियोटिक फ्लूइड फ्लोटिंग इन द जो है नेजल कैविटी एंड द माउथ। जो एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चा रह रहा है, जितना भी एमनियोटिक फ्लूइड उस समय बना है उसमें अगर उसमें जो है ये कीमो सेंसरी सेंसेस डेवलप हो जाता है और वो कीमो सेंसरी डेवलप का जो मीडिया होता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। तो यहाँ हमारा जो शास्त्र बताता है, हमारे यहाँ हारित ने बहुत अच्छे से व्याख्या की है, स्टान हृदय ने भी बहुत अच्छे से बताया है और भी हमारे जो बताते हैं। तो वो सारे शास्त्र जो होते हैं ये कहते हैं कि अगर ऑडिटरी सिस्टम की बात करते हैं तो जो 20 वीक्स में जो होता है वो क्लियरली ऑडिटरी सिस्टम क्लियर हो जाता है। तो जो अब अभिमन्यु की बात करते हैं कि उन्होंने गर्भ में ही सीखा था, तो ये बात यहाँ पे एकदम कंफर्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो अगर हम अल्ट्रासाउंड उससे देखते हैं तो फीटल हार्ट रेट, और अगर हमने एक गाना चला दिया, हमने बहुत तेज म्यूजिक चलाया तो फीटल हार्ट रेट हमें दूसरा आएगा। एक हमने सूदिंग से कोई भजन चलाया तो फीटल हार्ट रेट दूसरा आएगा। एक हल्का सा कोई मंत्र चल रहा है तो फीटल हार्ट रेट में वेरिएशन हमें बहुत माइन्यूट मिलता है लेकिन हमको मिल जाता है। इसी प्रकार से जो है विद अल्ट्रासाउंड जो है अगर हमने जो रिफ्लेक्सेस उसको डाले तो लाउड साउंड के रिफ्लेक्सेस डाले, मैंने कहा बहुत ज्यादा शोर हुआ तो उसकी आई भी साथ में ब्लिंक्स करती है, मतलब वो परसेप्शन देता है, उसको लगता है हम लोग बहुत तेज आवाज आएगी तो हम लोग खुद ही सभी लोग एकदम हो जाते हैं इतनी तेज आवाज क्यों। तो उस तरह से बच्चा भी उस तरह का हमें मूवमेंट, बच्चा भी उस तरह का रिस्पॉन्स हमको देता है। और उसके अलावा उसके हैंड्स के मूवमेंट, उसके जो हेड के मूवमेंट्स, जो उसके फुट के मूवमेंट्स हमको मिल जाते हैं। और इसके अलावा जो है वो विजन अगर हम देखते हैं तो विजन भी जो है वो 26 वीक में मिलता है और 26 वीक में वो अपना आईलिड को ओपन करता है और उसके बाद वो ब्लिंक भी करने लगता है। तो फेमिलियर साउंड्स जो जहाँ गर्भिणी रह रही है, जिस एटमॉस्फेयर में वो दिन अपना रात गुजारती है, चाहे वो ऑफिस का हो चाहे वो घर का हो, लेकिन घर में कुछ भी हो, घर में ज्यादा समय दिया जाता है, संडे मिलता है, रात घर का समय ज्यादा होता है, ऑफिस के बाद आगे घर पे आता है। तो जो फेमिलियर साउंड्स होती है और फेमिलियर वॉइस जो होती है वो क्या करती है, वो जो है एक ब्रिज बनाती है और बिटवीन द फीटल और मदर के बीच में। तो क्या होता है उससे दोनों जो उसकी स्मेल का और उस पर जो स्टडी की जाती है कहीं ना कहीं वो रेस्पॉन्स बच्चा देता है और बाद में जब बच्चा गर्भ के बाहर आता है तो फिर वो आवाजें बहुत जल्दी कहते हैं उससे रेस्पॉन्स जल्दी देने लगता है या फिर उस तरह के स्मेल का जो टेस्ट का जो भोजन होता है उसको प्रिय होता है। तो इस तरह से उस म्यूजिक पे भी बात आई है, म्यूजिक पे भी स्टडी हुई है। तो म्यूजिक अगर अच्छे से धीरे धीरे म्यूजिक रहे और पेशेंट को किसी भी तरह का अगर स्ट्रेस कम करना है या बीपी वगैरह पेशेंट का थोड़ा ज्यादा होता है तो उसको हमें रिलीविंग स्ट्रेस में रखना होता है और वो स्ट्रेस म्यूजिक जो होता है हमेशा स्ट्रेस को रिलीव करता है। और उसके बाद हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं बॉडी के, जो भी टेंशन होता है स्ट्रेस होता है वो उसको रिलीव कम करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, हार्मोन लेवल को मेंटेन करता है और उसके अलावा जो है बेबी को कामिंग इफेक्ट देता है। उससे क्या होगा, इंक्रीज कंसंट्रेशन होगी। जब अच्छा माइंड होगा, हमारा माइंड प्रसन्न होगा तो प्रसन्न मन होगा, प्रसन्न इंद्रिय होगी तो हमारा जो है स्वस्थ मन होगा और उससे हम अच्छा सीखेंगे और हमारी मेमोरी, हमारी लर्निंग सारी कैपेसिटी हमारे पेशेंट की बढ़ जाएगी। हमारे को कहते हैं कि दूरदर्शनानी परिहर, किसी भी जो चीज देखने में अच्छी ना लगे उसका त्याग कर दीजिए। जो चीज हमें देखने में सुनने में अच्छी ना लगे उसको हमें नहीं देखना है। जो हमें दिखाई नहीं पड़ते आप में उसको हमें नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह से
जो हम बात करते हैं कि हम क्या करते हैं, एक हमारे पास और स्पेशलिटी आया है कि हम पुंसवन की बात करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा एक कहना चाहिए धरोहर है हमारे शास्त्रों की। और हम लोग पुंसवन से केवल ये ना समझे कि हम पुंसवन की बात करते हैं मतलब कि पुरुष संतान की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हम जो यूजेनेटिक्स की बात कर रहे हैं, हम सुजनन की बात कर रहे हैं, तो हम एक सुप्रजा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो हम पुरुष नक्षत्र में जो 20 तरह की मेडिसिन देते हैं, अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि उसमें क्या था कि बरगद का पेड़ है, या फिर हम बटांकुर है, या फिर गिलोय है, लक्ष्मणा है, इस तरह की जो वनस्पतियां हैं, हम खाली उसके सामने अपने पेशेंट को बैठा दें इस समय जो पुष्य नक्षत्र है, हम ना पेशेंट नाक से ले पाए ना ले, लेकिन उसके पास बता दे, या जैसे हम कहते हैं ना कि हम जो है वो बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो बहुत शांति मिलती है। तो अगर हम ये भी एक आइडिया लेते हैं, या हमारी युक्ति ये कहती है कि आप अपने पेशेंट को बताओ कि संडे को तुम फ्री रहते हो, अगर तुम्हारे घर के आसपास किसी पार्क में कहीं पर भी तुम्हें बरगद का पेड़ मिलता है तो जाओ थोड़ी देर वहां बैठ जाओ, या तुम्हें उसका जो बट का पेड़ मिलता है, बबूल का पेड़ मिलता है, कहीं बरगद बबूल नीम का पत्र मिलता है, थोड़ी देर जाके वहां बैठ जाओ, तुमको बहुत शांति मिलती है। तो इस तरह से हमको प्रकृति से भी जुड़ेंगे, हमें उसका कहना चाहिए उसके नीचे की जो हवा है वो भी हमको शांति मिलेगी, और पेशेंट के बात में, व्यवहार में, उसके माइंड में अगर हम स्टडी करें साइंटिफिकली तो हमें चेंज मिलेगा। तो ये जो हम बात करते हैं कि पुंसवन की जो बात होती है, तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि अगर हम पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि ये जो है वो नेचर को कंट्रोल करता है। मीन्स कि हमारा जो पुंसवन संस्कार है वो यहाँ जो मेन काम क्या करता है कि हमने जो स्टडी की, जो हमने हल्का सा मेडिसिन थी, वो मेडिसिन जाके क्या करता है, वो नाशा ही शिशुधर्म, क्योंकि हमने पुंसवन जो बताया है वो नाक से देने को बताया गया है। तो जहां पर भी वो ग्लैंड्स हैं, वो हमारी ग्लैंड्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, चाहे वो हाइपोथैलेमस है, चाहे वो पिट्यूटरी है, चाहे वो हमारा हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे, हम अगर मॉडर्न साइड से सोचते तो हमारे हार्मोन्स हैं, और अगर हम अपने साइड से सोचते तो हमारी जो दोष और धातु और जो हमारे मल, उसकी स्पेशली जो अग्नियां हैं, जो हमारे पंच महाभूत हैं, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ पाते हैं, और वो क्या करते हैं, जो परफेक्ट जो डेसिडुअल रिएक्शन है, जो इम्प्लांटेशन हुआ है, उसको वो स्ट्रेंथ देते हैं, और उससे क्या होता है, वो और पेनिट्रेट होता है, मतलब उसकी जड़ें और थोड़ी गहरी जाती हैं, और पेनिट्रेशन टू सिंसाइशो ट्रोफोब्लास्ट जाती है, इनर सेल मास की ग्रोथ बढ़ती है, कार्पस ल्यूटियम मजबूत होता है, और उसके बाद हार्मोनल बैलेंस नॉर्मल होता है, और यूट्रस का जो एनवायरनमेंट होता है वो मजबूत होता है। तो इस तरह से हमारे पेशेंट को ना एबॉर्शन होगा, ना उसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होगा, ना आईयूजीआर होगा, ना प्रीटर्म लेबर होगा, वो पैथोलॉजिकल जो भी हमारे जो प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं हम उसको थोड़ा बहुत ओवरकम कर सकते हैं। तो जैसे आप क्रॉनिक स्ट्रेस की बात हम करते हैं, क्रॉनिक स्ट्रेस से कितनी प्रॉब्लम्स आती है, अगर पेशेंट का बीपी बढ़ जाता है, आईयूजीआर हो जाता है, पेशेंट को हार्ट पेशेंट बन जाता है, ब्लड, उसके अलावा उसको और भी दिक्कत है, वो उसको कहते हैं ना क्रॉस डिजीज शुरू हो जाएगी, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी। तो इन सब थोड़ा सा जो हमारे अपने शास्त्रों में आया है वो घृत भी हम उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं। बाकी तो हम सभी जानते हैं कि हमें सुबह उठना चाहिए, हमें ओम से बात करना चाहिए, मेडिटेशन बहुत जरूरी है, और गौ तो हम माता है, ये गाय हमारी माता है, जहाँ हम लोग सभी जाते हैं। तो इस तरह से गाय के दूध के बारे में सभी अच्छे से जानते हैं। लोग जनरली सभी लोग करते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो पूजा करते हैं और हम सूर्य भगवान को जल अर्पण करते हैं। तो एक स्टडी बताती है कि जब व्हेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द सनरेज द वाटर, जो हमने जल चढ़ाया, तो जो हम सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, तो जो सूर्य भगवान की किरणें वो जल पर पड़ रही है, वो जो रिफ्लेक्शन हमको मिल रहा है, वो रिफ्लेक्शन क्या होता है, इट ब्रेक्स डाउन इनटू 7 कलर्स, क्योंकि वो तो सतरंगी तो है ही है। तो जो एनर्जी आ रही है, द एनर्जी इमेनेटिंग फ्रॉम दीज रेज ऑफ द डिफरेंट कलर्स इज absorbed by the body and when any doshas in the body, as a result
we automatically gain water therapy of the sun rays। कितना अच्छे से बता रहे हैं। हमारे शास्त्र में कब से बताया है कि सुबह उठिए, सूर्य भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाइए। 1 लोटा जल चढ़ाने पर इस पर जो स्टडी हुई है वो इसकी हम बात बता रहे हैं कि जो भी हमने जल चढ़ाया, वो हम तो उनको जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जल चढ़ाने के बहाने हम उनसे बहुत कुछ ले रहे हैं, बहुत कुछ हमें मिल रहा है। तो ये हम अपनी गर्भिणी को क्यों ना बताएं, ये हम अपनी जो हमारी पेशेंट आती है, अपनी काउंसलिंग में आती है, या हमारी बंधक की महिलाएं आती हैं, जो हमारी मानसिक रुग्णाएं आती हैं, हम उनको क्यों ना बताएं। कहीं ना कहीं उनको इसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। वाटर थेरेपी के साथ साथ वो तो इस तरह से कई योगासन भी है, कई है। तो हमारा जो मोटो होना चाहिए, वो मोटो हमारा होना चाहिए कि टू हैव ए कंप्लीट बेबी। अटेंटिव होना है, ब्रिलियंट होना है, हेल्दी होना है, और एक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके तो माता ही जो है बना सकती है। तो इसीलिए हमें जो हमने कहा ओल्ड एज होम्स की हमें रिक्वायरमेंट को कम करना है, और हमें माता सुमाता भवती और माता ये कहना चाहिए राष्ट्र निर्माता भवती। इसी के साथ में अपने गुरु के चरणों को एक बार फिर से प्रणाम करती हूँ, बार बार नमस्कार करती हूँ, और आप लोग के सम्मुख मैंने छोटा सा अपना एक व्यू देने की कोशिश की। मैडम की आशीर्वाद के साथ में मैडम ने मुझे कुछ सिखाया है कि गर्भिणी स्त्रियों को और महिलाओं पर किस तरह से फोकस होना है, और मेडिसिन के अलावा कुछ सोचना है। उनकी बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैं अब याद करती हूँ, और मुझे धीरे धीरे बहुत आगे लेके आना है। उनके जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी है, उन्होंने मुझे बहुत वैसे कहा था कि तुमने कल कुछ भी संकलन नहीं किया हुआ है, मैं धीरे धीरे शुरू करूंगी। मैडम मुझे आशीर्वाद दीजिए। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी मैम। थैंक यू वेरी मच अंजना मैम, वेरी नाइस, वेरी बहुत ही अलग से आपने बताया है, एक अलग लेवल पर मुझे लगता है जानकारी आपने दी है। यस मैम, वेरी थोड़ी सी कोशिश की, थोड़ी सी बहुत ही अलग आपने, थोड़ी सी नहीं मैम, बहुत ही अच्छा था, एकदम अलग से थोड़ी सी एक जनरल। यस यस, मैं सबको यस यस अनम्यूट कर देती हूँ सबको, सब लोग डायरेक्ट बात करेंगे, हम लोग डेली बात करते तो अभी क्या। यस यस, सभी से अनुरोध है, किसी को कुछ सवाल है तो प्लीज। यस अंजना मैम, वेरी नाइस, और आप तो रोज ही इतना अच्छा एक्सप्लेन करती हैं, और बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपने कंसाइज लेक्चर दिया। आप साथ रहते हो तो अच्छा लगता है, आप साथ रहा करो। शिल्पा मैम हो, आप हो, आपके सब आपके के सहयोग से सब हो पाता है मैम। आप लोग बहुत अच्छे लगते हो हम लोग को। आप भी बहुत रेगुलर हो, बहुत डेडिकेशन आपका बहुत अच्छे से है, अच्छा लगता है। और गुरु के साथ आपने शुरू की, और गुरु जी की इतनी अच्छी पिक आपने लास्ट में भी लगाई। हाँ मैम, वो मेरे लिए हमेशा एक आशीर्वाद रूप में रहेगी, और बहुत अच्छा लगता है मुझे वो पिक देख के। बहुत पहले 1 साल पहले की पिक थी, मैं उनसे लास्ट टाइम मिली थी। उसके बाद वो जाने वाली थी कानपुर, तो हम लोग सब मिलने गए थे। उसके बाद मैडम से लास्ट में फिर वही मुलाकात हुई जब मैडम की डेड बॉडी आई। बहुत कष्ट होता है, बीच में एक बार हमको मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। जी थैंक यू अंजना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी जानकारी आपने नई दी जो बहुत क्योरी थी मन में, आज वो सारी क्लियर हो गई। आपको मैं मन से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका आशीर्वाद इसी प्रकार बनाए रखी मैम। थैंक यू मैम। प्रणाम अंजना मैम। वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता, वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। मुझे लगता है हम सभी ने इसमें माँ के प्यार को बहुत ही अच्छी तरीके से अनुभव किया है, अनुभव करते जा रहे हैं, और ये
सदियों से ये चलता रहेगा। माँ के प्यार का, मातृत्व का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है जिंदगी में। यस यस प्लीज। यस 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 डॉक्टर राजकुमार जी प्लीज। नमस्कार मैडम। नमस्कार नमस्कार। जी सर। मैडम मैं अंजना मैडम से पूछना चाहता हूँ। जी सर बताइए। नमस्कार मैडम। मैडम जो मास अनुनासिक यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में ये कंसेप्ट नहीं है, हम यूज करना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर देखिए 2-3 तरह की बातें होती हैं। एक्चुअली एक तो बहुत चीज अब इजी हो गया है। अगर आप देखना चाहते हो कि हमें प्रथम मास चिकित्सा, द्वितीय मास चिकित्सा, तृतीय मास। अच्छा आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा अब आ रही। अच्छा हाँ, तो प्रथम मास में क्या है, द्वितीय मास में क्या है, ये तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। और आजकल तो अगर आप देखिए तो सारी फार्माकोलॉजिकल कंपनियां भी, हमारी आयुर्वेद कंपनियां भी बहुत अच्छे से बना ले जाती हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें सारी, क्योंकि मेडिसिन तो वो लोग बनाती हैं और वो सारे पेशेंट में हम एक तरह की मेडिसिन नहीं दे सकते। मुझे जहां तक लगता है कि हमें अपने पेशेंट को पहले से अच्छे से, उसकी प्रकृति क्या है, उस डाइट का उसका शेड्यूल क्या है, वो किस तरह की डाइट पसंद करती है, हमें उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और हमारे पास आयुर्वेदिक मेडिसिन की बहुत अधिक भरमार है, जिसको हम औषधि नहीं कहते, आहार द्रव्य ही कहते हैं। तो मुझे जो लगता है जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय मास में आप पेशेंट को जो उसको अच्छा लग रहा है, जैसे वो कहती है कि नहीं हमको मैडम दाल में स्मेल आ रही है, ठीक है, अगर वो दाल नहीं खाना चाह रही है तो उसको हमें ये कहना है कि आप दाल के लिए जो भी आपको लगता है, तो पहले आप उसकी डाइट को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। जैसे मैंने कहा ना, आप अखरोट ले लीजिए, अखरोट का पाउडर बनवा दीजिए, आप मखाने का पाउडर बनवा दीजिए, थोड़ा सा आप सौंफ भी हल्का सा मिलवा दीजिए पीस के, और उस पाउडर बना के उसमें थोड़ा मिश्री मिला दीजिए। पेशेंट से कहिए आप इसको दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब आपका मन करे तब लीजिए, वो चीजें कभी खराब नहीं होती है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं मुनक्का है, अब 20 मुनक्का 24 घंटे के लिए आप कम से कम 24 मुनक्का भिगो दीजिए। और आप सोचिए कि आपने वो मुनक्का आपका जब फूल जाता है, मुनक्का धो के भिगोइए, आप 2-2 मुनक्का खाइए, और वो जो पानी में मुनक्का फूल के बाद भी अगर पानी बच जाता है, उसको पानी को भी पिलाइए पेशेंट को, क्योंकि उसके मुनक्के के ऊपर पानी में भी आ जाते हैं। इस तरह से आप उसको डेट्स में भी कर सकते हैं, उसका फांट भी लगा सकते हैं। अगर पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है तो वो मिश्री के साथ खा सकता है, अगर पेशेंट को मिश्री से नहीं खाना है तो पेशेंट जो है वो काले नमक के साथ भी खा सकता है। तो टेस्ट डेवलप करिए पेशेंट में, और कंडीशंस पे ये देखना है कि हमारे पास जो मेजरमेंट्स है, उसका हीमोग्लोबिन क्या है, उसका जो है वो टीएलसी काउंट कितना चल रहा है, क्योंकि जनरली तो टीएलसी काउंट हल्का सा इंक्रीज करता है, थोड़ा सा न्यूट्रोफिल्स भी थोड़ी सी चेंज होती है, लेकिन वो एक हल्की लिमिट तक ही होती है। लेकिन हमें नजर रखना है, हमें प्लेटलेट पे भी नजर रखना है, हमें उसके जो है ब्लड ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, हमें उसकी ब्लड शुगर के बारे में पता होना चाहिए, हमें मेन मेजरमेंट पे पता होने के साथ साथ अगर हम उसकी डाइट जो है निर्धारित करते हैं, मुझे लगता है कि जैसे हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है पुरुषम वीक्षम वा, ऐसे ही हर प्रेग्नेंट लेडी की डाइट हमें अपने हिसाब से निर्धारित करना चाहिए, उसे क्या पसंद है और वो उसके लिए क्या हानिकारक नहीं है। तो क्योंकि 9 महीने का समय होता है हमारे पास, तो अगर हम स्टार्टिंग में पेशेंट हमारे पास आती है, प्रेग्नेंट है, हम पे फेथ करती है, तो मेरा ये मानना होता है कि हम उसको थोड़ा सा टाइम दें और उसकी एक शेड्यूल बनाए कि ये 3 महीने आपको इस तरह का खाना है, अगले 3 महीने फिर हम उसके बेबी की प्रोग्रेस देख के, बेबी का वेट देख के, उसका हीमोग्लोबिन देख के, उसका यूरिन का टेस्ट करा के, उसका ब्लड प्रेशर देख के, जो भी उसके अपने बहुत जरूरी स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स है, नॉर्मल अगर हमारी पेशेंट है तो उसके हिसाब से हम उसको स्विच ओवर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में हमको प्रोटीन बढ़ाना है, हमें पनीर दे देना है, पनीर की सब्जी अगर वो चाहती है तो उसको, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें ऑयली नहीं खाना है, तो हल्का सा उसको जो है वेपर लगा दीजिए, उसमें हल्का सा काला नमक डाल दीजिए, हल्का सा नींबू का रस डाल दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें मीठा खाना है, तो छेना खा सकती है, दूध पी सकती है, तो इस तरह से दही ले सकती है। दही को भी हमारे शास्त्रों में जो है वो ओलिगोहाइड्रोअम्नियोन ने बहुत अच्छा माना है, वो अच्छा वर्क करता है। तो इस तरह से हमें डिसाइड करना होता है कि शास्त्रों के आधार पे और अकॉर्डिंग टू पेशेंट के आधार पे कि हम उसको किस समय क्या युक्तिपूर्वक चिकित्सा दें। बाकी हम सपोर्ट ले सकते हैं, जो मासानुमासी हमारे पास मेडिसिन आती हैं उसका भी हम सपोर्ट ले सकते हैं, उसके साथ हम अपने हिसाब से भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं। मैम नमस्कार। जी मैम। नमस्कार मैम। मैम बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया सब कुछ।
मैम एक डाउट है, जैसे प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया है कि बॉर्डर लाइन पे आ रहा है 5-6 की रेंज में, अगर तो हम अपने नेचुरल वे में किस तरह से उसको बैलेंस कर सकते हैं मैम? एक्चुअली मैम देखिए, हाइपोथायराइडिज्म से आपने कहा कि एकदम आपको लग रहा है कि ये नॉर्मल आ जाएगा, कुछ जैसे आपने कहा आप एज ए चिकित्सक आपको लगा, तो उसकी दिनचर्या आपको पहले थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करिए। मॉर्निंग आवर्स में उठिए, उसको बोलिए कि आपको कम से कम 50 बार ओम का जाप करना है। स्टार्टिंग 10 बार से कराइए, पहले 11 बार करे, फिर 2 दिन 11 बार करे, फिर उसके बाद 21 बार करे, फिर उसके बाद वो 31 बार करे। ऐसे करते करते कैसे हैबिट डालिए कि वो 51 बार करे। प्राणायाम बहुत जरूरी, इसमें फायदा करेगा। आराम से करे, मतलब प्रेशर में नहीं करना है। अगर 2 बार करेगी सुबह शाम तो बहुत अच्छे से रहेगा। और उसके बाद जैसे थोड़ा सा श्रृंगाटक वगैरह का यहाँ पे वर्णन आया है, जो हम सिंघाड़े का आटा देते हैं, तो डाइट में अगर आप आटे के साथ रोटी के साथ में मिला सकते हैं, नहीं तो उसका हलवा, या फिर जैसे नमकीन खाना चाहे तो उसकी पकौड़ी वगैरह पेशेंट अगर ले पाए तो, या फिर उसको जैसे वेपर वगैरह का भी बना सकते हैं आलू के साथ मिला के, और उसको हम लोग जो है उससे बना सकते हैं। तो उस तरह से उसको श्रृंगाटक के आटे का यहाँ पे इफेक्ट आया है। और बाकी उसका जो डाइट शेड्यूल होता है उस पर थोड़ा सा और कंसंट्रेट कीजिए। पेशेंट, मुझे लगता है आधे से ज्यादा पेशेंट हमारे मेडिटेशन से बहुत कवर हो जाते हैं। और बाकी जो हमारे पास चिकित्सा दी गई है जहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी बताया कि रस धातु वर्धक, तो जो रस धातु वर्धक हमारे पास सारीवा है, मंजिष्ठा है, ये काम करती है यहाँ पे। अच्छा, तो वो हम उनको ऐड कर सकते हैं एज ए मेडिसिन। जी जी जी। अच्छा मैम, एक चीज और है कि जैसे मैम अगर लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड करवाया है 19 वीक 2 डेज में, और उसकी बाकी सारी ऑर्गन्स बहुत अच्छे से डेवलप हो गए हैं, बट जो स्टमक बबल है वो नहीं दिखाई दे रहा, वो स्ट्रीकी दिखाई दे रहा है, तो उस केस में हम कुछ ऐसा ऐड कर सकते हैं कि उसका प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाए? अब मैम इसमें देखिए, कंजेनाइटल थोड़ा सा एनामली है, और वो क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस पे डिपेंड करता है ना, कि वो ऑर्गेनोजेनेसिस के समय वो कितना उसका उसपे कितना वो इफेक्टेड रहा होगा, है ना। तो आप ऐसे केसेस में या तो ये भी कर सकते हो कि थोड़ा वेट करके 15 डेज के बाद या 20 डेज के बाद, ठीक है, और उसकी यूएसजी फिर से एक बार कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स यूएसजी भी बहुत कभी कभी थोड़ा सा हमें रिपोर्ट्स में मिल जाता है। और बाकी जो पेशेंट है उसको फिर उसी तरह की डाइट दे सकते हैं, जो कि लघु आहार तो उसको लेना ही पड़ता है, लेकिन डाइजेस्टेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने बताया मखाना ना, क्योंकि उसको वहां पे थोड़ा सा वो भी चाहिए, जैसे आपने जो साइज बताया, तो थोड़ा उसको अच्छे से पेशेंट को एनर्जेटिक चाहिए, तो मखाना वगैरह उसको दीजिए। बाकी पहले डायग्नोसिस पे कंफर्म कराइए। अगर देखिए कंजेनिटल एनामली बन गई है तो फिर उसको हम लोग नहीं हटा पाएंगे, लेकिन अगर वो उस तरह से लग रहा है कि डाउटफुल कहीं है, तो फिर वो एक अच्छी डाइट से और उसके अच्छे मेडिटेशन से जा सकते हैं। हाँ, दोनों बातें हैं, पहले ये कंफर्म करना है। हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। जी मैम 4.5 मंथ में जब हम एनोमली स्कैन करते हैं तो उसमें सीपी सिस्टम में फुलनेस हो और एड्रिनल ग्लैंड पे सिस्ट हो, तो सिस्ट हम कौन सा दोष का आधिक्य मानेंगे, और एएनसी में पेशेंट का प्रयोजन कैसे करें कि मानो वो एड्रिनल ग्लैंड का जो सिस्ट बना हुआ है ग्लैंड के पास, तो वो डिसॉल्व हो जाए, तो पेशेंट का मैनेजमेंट कैसा रहेगा उसमें? आप जान ही रहे हो, कहीं भी अगर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रहा है या वो सिस्ट का फ्लूइड है ना, तो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड का मतलब ये कि कहीं ना कहीं दुष्टि हुई है, वात के साथ साथ कफ की दुष्टि ज्यादा हुई है। तो कफ की दृष्टि से अगर आप उसको वहां पे ग्रोथ डिपेंड करता है कि सिस्ट का साइज कितना बड़ा है ना। और दूसरी बात ये है कि वो सिस्ट जो है वो आपके जो हार्मोनल डिसबैलेंस को कितना इंटरफेयर कर रहा है ना। समटाइम्स क्या होता है, वो सिस्ट काफी मिलता है लेकिन इनएक्टिव रहता है, साइज भी उसका जैसा होता है वो वैसे ही रहता है, आगे वो नहीं बढ़ पाता है। वैसा ही है पेशेंट का इनएक्टिव। पेशेंट का स्कैन मैंने 7th मंथ में किया तो भी वो नॉर्मल ही है, 2 mm का उतना ही है। तो आगे जाके वो पेशेंट का किडनी में कोई प्रॉब्लम करेगा क्या, ऐसे मुझे लगता था, लेकिन अभी तो बड़ा नहीं, लेकिन वो पूरा डिसॉल्व होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अभी मैम अभी अगर वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो उसको आप भी डिस्टर्ब ना करो, पहले वो पूरा प्रेगनेंसी टाइम निकल जाता है, ठीक है। सूतिका परिचर्या के समय उसको फिर से एक बार आप देखोगे, उसके बाद उसका डिसीजन लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि 7 मंथ प्रेगनेंसी तक उसने आपको बहुत डिस्टर्ब नहीं किया और वो इनएक्टिव ग्रुप में पड़ा है, तो हमें नहीं लगता कि हमें कुछ एक्स्ट्रा मेडिकेशन देके उसको डिस्टर्ब करना चाहिए।
गोक्षुर रसायन आप यूज कर सकते हो, गोक्षुर का क्षीरपाक है, गोक्षुर चूर्ण है, गोक्षुर कषाय है, जैसी पेशेंट की प्रकृति रहे तो यहाँ बेस्ट है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है। बाकी मुझे नहीं लगता कि अगर वो आपको बहुत ज्यादा साइज इंक्रीज नहीं कर रहा है और वो किसी तरह का अगर उसमें KFT में किडनी फंक्शन टेस्ट में कुछ आपको रिपोर्ट्स में कुछ इस तरह का एबनॉर्मल रिपोर्ट्स नहीं मिल रही है, तो हमें नहीं लगता कि प्रेगनेंसी में हमें कोई परिपूर्णता की जो बात हम करते हैं कि हमें उसको प्रॉपर वे में सुख प्रसव तक ले जाना है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना होगा और आप क्लोज मॉनिटरिंग में रखिए पेशेंट को। और मैम और एक क्वेश्चन था मेरी, एक पेशेंट मनो पेशेंट है, उसका UPT पॉजिटिव आया है लेकिन फिटल पोल डेवलप नहीं हुआ है, जेस्टेशनल सैक दिख रही है हमें, तो ऐसे पेशेंट में फिटल पोल आने तक वेट करे ये बात ठीक है, लेकिन उस टाइम पे पेशेंट का डाइट मॉनिटरिंग और मेडिकेशन क्या दे कि जैसे उसकी कार्डियक एक्टिविटी भी डेवलप हो, फिटल पोल भी डेवलप हो, और पेशेंट का कभी कभी उसके बाद पेशेंट को थोड़ा सा मिसकैरेज जैसा आता है, तो वो जो ड्यूरेशन रहता है मैम फिटल पोल या जो कार्डियक एक्टिविटी डेवलप होने तक कितना का, कितना कितना टाइम ओवरड्यू हुआ था मैम अभी? हाँ 6 वीक प्रेगनेंसी पेशेंट का है, UPT भी पॉजिटिव है, और मानो उनको जो हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड जो सिम्टम्स लेते हैं कि हाइपरेमेसिस वगैरह सब कुछ है, पेशेंट का डाइट भी थोड़ा सा मधुर रसात्मक है, लेकिन जब मैंने स्कैन किया तो उसमें मैम फिटल पोल भी नहीं है और कार्डियक एक्टिविटी भी नहीं है, तो अभी हम वेट वॉच कर सकते हैं 8 वीक तक, लेकिन उस टाइम पे पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करे कि कौन सा दोष, जैसे अभी मैंने आपको बताया ना कि मधुर आपको रस धातु पे कार्य करना होगा, है ना, आहार रस आपको अच्छे से अच्छा बने इस तरह का आहार लेना होगा, तो आपको मधुर के साथ साथ प्रजास्थापन जो हमारे पास ड्रग्स हैं, है ना, बला है, नागबला है ना, गुरुची है, शतावरी है, ये इनका आप संस्कारित उसको जो है दूध पिला सकते हैं, है ना, संस्कारित घृत भी थोड़ा सा दे सकते हैं, ठीक है, और हृदय के लिए अच्छी मेडिसिन होती हैं और जो हमारे पेशेंट को जो है वो फायदा करें, तो उस तरह का सबसे अच्छा तो घृत है, और क्या कहना चाहिए हमारे पास मिल्क ही है, हम मखाने का भी दे सकते हैं, अखरोट का भी दे सकते हैं सिंपल वे में, और हम औषधियों से देंगे तो हम सारीवा का भी दे सकते हैं, मंजिष्ठा का भी दे सकते हैं, है ना, बला, नागबला, है ना, और गुरुची, ये बहुत मेडिसिन अपने पास है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली दीजिए और वेट एंड वॉच पे उसको रखिए। तो मैम इधर रसवर्धक ही हम एप्लीकेशन आपको अच्छे से रस धातु बनानी है, जिससे अच्छे से रस धातु बनेगी तो वो पीड़न अच्छे से करेगी, गर्भ का पोषण अच्छे से करेगी, और गर्भ के पोषण में कहीं डिफेक्ट है कि क्योंकि 6 वीक में हमको मिल जाना चाहिए था, अगर वो नॉर्मल है या हो सकता है समटाइम्स USG से वो नहीं पकड़ पाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि USG से भी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं, और समटाइम्स ऐसा होता है कि वो 8 वीक 10 वीक तक भी अगर नहीं डेवलपमेंट प्रॉपर है या एमोलॉजिकल कोई डिफेक्ट है तो फिर नहीं आएगा, लेकिन हमें इसमें वेट एंड वॉचिंग करना चाहिए और प्रॉपरली जो हम कहते हैं ना प्रथम मास में जो हमें बताया गया है उसी तरह से हमें उसको ट्रीटमेंट देना है और रेस्ट भी देना है। तो मैम मॉडर्न वे के अनुसार वो लोग प्रोजेस्टेरॉन देते हैं टैबलेट फॉर्म या जैसे, तो हम यहाँ प्रोजेस्टेरॉन मानो फाइटोएस्ट्रोजन लेवल बढ़ाने हो तो अभी जो आपने रसवर्धक बताया वो पेशेंट को हम मानो जब पेशेंट का कंसेप्शन प्री कंसेप्शनल हम देते हैं मेडिसिन, उधर से इम्प्लांटेशन के बाद हम चालू करें तो वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल बढ़ के ये जो दिक्कत आती है अभी पेशेंट को फाइनली, तो वो नहीं आएगी ना, तो अभी से ही मैम इसमें सबसे बड़ी बात देखिए ये होता, हाँ सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि अगर डेवलपमेंट एम्ब्रियोजेनिक डेवलपमेंट तो वो कहीं ना कहीं तो उसका वो आपके आहार रस से और रस धातु के पीड़न से वो नॉर्मल आ जाएगा, अगर कहीं ना कहीं एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट में डिफेक्ट आ गया है तो फिर वहाँ हमारी औषधियां भी काम नहीं कर पाएंगी, तो हमें यहाँ पे सपोर्ट देना है कि प्रजास्थापक औषधियों का और गर्भ स्थापक और धातु को बढ़ाने के लिए हमें और देना है और वेट एंड वॉच पे रखना है, लेकिन पेशेंट को आप बता दीजिए कि आपका 50-50% चांस है, अगर आपका प्रॉपर ग्रोथ हुआ तो ठीक है, अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि फिर वो मिस्ड अबॉर्शन में या बिलाइटेड ओवम में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अगर वो एमोलॉजिकल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं है, कार्डियक एक्टिविटी 20% में 80% आ जाती है मैडम, आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी हमें पेशेंट को समझा देना चाहिए, है ना। हाँ ओके मैम, थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्ते प्राची जी, नमस्कार।
मैम सबसे पहले तो धन्यवाद, बहुत ही अच्छा सेशन रहा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है सारा। मैम एक क्वेरी है, मेरी एक पेशेंट है, 6 मंथ प्रेगनेंसी हो गई उसको। जब प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था उससे पहले उसको कोविड हुआ था, और उस समय उसके बाद से उसको लगातार प्रतिचाय बना रहता है, एंड मॉर्निंग में 3 से 4 बजे के टाइम पे तो उसे 40 से 50 के करीब छींकें आती हैं। मैम मैं पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो मैंने उसको इसलिए कुछ नहीं दिया, क्योंकि एक्चुअली पहले उसको पीरियड्स का भी डिले विले का इश्यू था, तो वो मेडिसिन के थ्रू ही शॉर्ट आउट हो गया था। तो उसके बाद जब कंसीव हुआ तो मैंने उसमें कुछ ज्यादा उनको दिया नहीं उस तरह की औषधियां, कफ शामक। उसके बाद में भी मैम उनको कुछ बहुत ज्यादा रहता है तो मैंने उनका खीर बंद कराया, दुग्ध और दही बंद करा के थोड़ा सा आराम है उन्हें, उतनी फ्रिक्वेंसी नहीं है। मैम आप इस केस में हम क्या दे सकते हैं? एक्चुअली जैसे आपने बताया ना मैम कि उसको कोविड हुआ था, फिर उसने इम्यूनिटी उसकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कंप्रोमाइज हुई है, और फिर उसके बाद उसने तुरंत प्रेगनेंसी आ गई है, तो ऐसे केसेस में थोड़ा श्वानवसन मालती दीजिए। आब्रोनो आता है, डीपी का आब्रोनो आता है, वो भी अच्छा इफेक्ट करेगा, है ना। तो इस तरह से क्या है, थोड़ा सा इम्यूनिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ओज बढ़ेगा तो ओज से जो होता है वो स्ट्रांग होगी ना उसकी इम्यूनिटी, तो कहीं ना कहीं उसको आप ओजवर्धक पे रखिए। तो ऐसी केसेस में श्वानवसन मालती मॉर्निंग में रसायन काल में दीजिए, और आब्रोनो की टैबलेट सुबह एक शाम दीजिए। धन्यवाद मैम। जी गुड आफ्टरनून अंजना मैम। जी मैम नमस्कार। बहुत अच्छा सेशन रहा मैम। जो आपने गर्भ संस्कार के बारे में जो बताया है वो तो अभी हाल में जो वर्किंग वुमेन्स है ना मैम, उनको ही ज्यादा दिक्कत आ रही है कि उनके ही बच्चे मतलब बाद में बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और सुसाइडल जो अटेम्प्ट्स होते हैं मैडम, तो वो भी वर्किंग वुमेन्स में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वर्किंग वुमेन्स है ना, वो जो मैटरनिटी लीव लेते हैं, तो जब प्रेगनेंसी उनकी डिटेक्ट होती है तो तब से उन्हें वर्किंग वुमेन्स में लीव लेना मतलब जरूरी है, और वहां से शुरुआत होनी चाहिए गर्भ संस्कार को, यानी कि दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम यही आती है ना कि सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं, है ना, और उन परिस्थितियों के हिसाब से किसको कितनी लीव मिलती है, नहीं भी मिलती है। अब हमारे यहाँ जैसे बच्चे एमडी करने आते हैं, वो उन लोग को मैटरनिटी लीव का कोई प्रोविजन ही नहीं है। उनको बताया जाता है कि आपको 3 ईयर में अपनी एमडी कंप्लीट करनी है, तो हम अगर आपको मेडिकल देंगे तो आपको एक्सटेंड कराएंगे। तो प्रॉब्लम टाइम बाउंड होता है। तो यहाँ बच्चे, और वही एज होती है, बीएमएस के बाद जब बच्चे पीजी करने आते हैं तो वही एज होती है, वही एज होती है। हाँ, बराबर है। लेकिन अब इसमें कहीं कहीं हम लोग सब कुछ जानते बूझते, हम उनके टीचर हैं, हमें सब पता है, लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते। क्योंकि जैसे अगर वो इतने 9 मंथ भी है और फिर उसके बाद थोड़ा सूतिका काल में भी रेस्ट चाहिए, तो अगर हम 1 साल उनको हेल्प ही दे देंगे, रेस्ट करा देंगे, तो फिर वो 1 साल पीछे ही चले जाएंगे, फिर उनका कैरियर जो है वहाँ कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो ये सब कंडीशंस हमें इसी में बीच का रास्ता निकालना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं जितना हम लोग ध्यान दे सकते हैं उतना हमें ध्यान देना चाहिए, गाइडलाइन चाहिए। यही गाइडलाइन बनता कि कहीं ना कहीं हमें, क्योंकि इन चीजें को हम भूलते जा रहे हैं, तो इस तरह का लेक्चर अभी हमें बीच में साथ लेके चलना चाहिए। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक कुछ अभी सवाल नहीं है। इज देयर एनी क्वेश्चन डॉक्टर्स? यस यस मैडम। हेलो, डॉक्टर उज्ज्वल हियर मैम। डॉक्टर, हाँ मैम, सबसे पहले धन्यवाद, आपका लेक्चर बहुत अच्छा था और आपको सुनने को बहुत अच्छा लगता है, हमेशा मैं सुनती हूँ। और मेरी क्वेरी है, मेरे एक रिलेटिव है, 33 इयर्स ओल्ड प्राइमरी पेशेंट है, उसका एक साल 3 टाइम्स मिसकैरेज हो गया है मैम, 3 टाइम्स, और उसका अभी लास्ट मिसकैरेज हो गया जनवरी में, और सेकेंड मिसकैरेज में उसका कार्डियक जो फीटल मूवमेंट ने शुरू नहीं हुआ था, तो जबरदस्ती करना पड़ा उसका ये मिसकैरेज, और रिपोर्ट सब नॉर्मल है, और प्रोटीन टेस्ट लास्ट मंथ में किया है तो लिटिल बिट कम है करके बोल रही थी प्रोटीन लेवल, बाकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है। और उसको मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या शुरू कर सकती हूँ मैम? शोधन करिए मैम, इसमें तो शोधन ना, आपको शोधन पूरा पंचकर्म के पूरा उसमें जाना पड़ेगा, दीवन पाचन से लेकर, और पूरा वमन विरेचन पूरा कराइए, और पेशेंट को उसके बाद ही प्लान करना है।
और एक बार टॉर्च टेस्ट भी करा लीजिएगा, उससे पता चल जाता है कि मतलब पेशेंट कहाँ है, उसका एम है, IgG पॉजिटिव है कि G पॉजिटिव है। एबिलिटी टेस्ट वगैरह उसका होता है उसमें, लेकिन आप शोधन पे उसको डालिए तुरंत, उसका शोधन बहुत जरूरी है। जी मैम। ओके सर। फिर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, फिर उसको मेडिसिन की क्या जरूरत पड़ेगी? हाँ मैम, पहले शोधन जैसे कहते हैं ना कि एक बार जब पूरे अच्छे से शोधन हो जाता है तो भी उस पर कोई भी औषधि का असर भी आता है, क्योंकि अगर गंदे कपड़े पे हम रंग चढ़ाएंगे तो वो कभी रंग चढ़ेगा ही नहीं। तो प्रॉपरली उसका पहले शोधन करके फिर उसके बाद मेडिसिन का बताया जाएगा। आप कभी भी मिल लीजिए, हम लोग तो अवेलेबल रहते हैं, फिर बात कर ले। ओके मैम, ओके थैंक यू सो मच। प्रणाम मैम। जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार। मैम बहुत अच्छे सेशन है मैम, थैंक यू सर, बहुत अच्छे हो गए मैम। छोटी सी कोशिश हेलो मैम, एक्चुअली मैम, हाँ एक सर बोले, सर बोलते मैम एक्चुअली एक चीज था मैम, मेरा फ्रेंड है, उसका अभी प्रेगनेंसी नहीं हुआ, 8 साल हुआ मैरिज होके, और दोनों को भी पूरा नॉर्मल है, स्पर्म काउंट भी नॉर्मल है, स्पर्म एनालिसिस नॉर्मल है, इसका तो USG अब्डोमिनल पेल्विक स्कैन नॉर्मल है, और हार्मोन्स बैलेंस है, और कुछ ट्यूबल ब्लॉकेज भी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर कंसीव नहीं हो रहा है मैम। इसमें कुछ कर सकते हैं मैम हम? क्या एज क्या रहेगी उसकी? एज 31 ईयर्स है मैम। अच्छा, और उसका हाइट वेट कितना होगा, कुछ आइडिया है आपको? हाइट, यस मैम, हाइट 5.2 है मैम, वेट 52 kg है मैम। सर क्योंकि आप देख रहे हैं ना सारी रिपोर्ट्स वगैरह, एक बार हम लोग को फिर से देखना पड़ेगा ऐसे केसेस में, और एक बार आप हम लोग संभाषण वगैरह में जो डिस्कस करते हैं उसमें वो केस आप अगर हो सके तो डायरेक्ट लेके आइएगा। फिलहाल हम ऐसे केसेस में जनरली जिसका कहते हैं ना कि इनफर्टिलिटी अननोन ओरिजिन से है, तो फिलहाल उनको भी विकंकत और बबूल का क्वाथ स्टार्ट करा दीजिए, ठीक है? विकंकत क्वाथ, हाँ विकंकत क्वाथ और बबूल क्वाथ। ओके मैम, ठीक है सर। और अब बाकी हम एक बार फिर केस की पूरी स्टडी करेंगे और उसके बाद बताएंगे। कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि कुछ चीजें होती हैं, या फिर एक बार स्टडी करके, केस स्टडी करके फिर हम लोग प्लान करते हैं ट्रीटमेंट, तो फिर उसको बताएंगे कि कैसे प्लान करना है। तो एक बार हो सके तो कब लेना चाहिए मैम, कब लेना चाहिए? एक्चुअली स्त्री रोग संभाषा ये हमारा सेशन चलता है रोज शाम को 6 बजे, तो आप उसमें जुट जाइएगा। आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, वहां पर भी सारे वैद्य आते हैं, डिस्कशन होता है। तो मुझे लगता है आपके केस डिटेल में स्टडी, क्योंकि इसके लिए समय लगता है, पूरे डिटेल चाहिए, कोशिश करते हैं जुड़ने की। डेफिनेटली मैम, आप लोग ना अंजना, तो आप सभी जुड़िए इसमें। सुनना चाहते हैं तो माधव निदान की क्लास में भी अंजना मैम आती हैं, अष्टांग हृदय में भी आती है। अंजना मैम ऑलराउंडर है। अंजना मैम को तो हम इतना रेस्पेक्ट करते हैं ना, पूरा आयुष दर्पण रेस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। अंजना मैम बहुत अच्छी बोलती है, इसलिए सर। अच्छी बोलती नहीं है, दिल की भी अच्छी है, बोलना माँ से ज्यादा जैसी दिल है की मैम, अच्छी है। माँ जैसे बोलती है, प्यारी। मैम यही पूछना था कि टॉर्च टाइटर हम करते हैं तो उसमें IgG IgM भी पॉजिटिव आते हैं टोटल वायरस, तो उस टाइम पे पेशेंट का ट्रीटमेंट हम कैसे करें कि वो डिपेंड करता है ना मैम। IgG है तो वो क्रॉनिक होता है, IgM होता है तो थोड़ा एक्यूट होता है। लेकिन मेन क्या होता है, जैसे कोविड पॉजिटिव आता है तो ट्रीटमेंट तो हम आयुर्वेदिक प्रॉपरली करते हैं ना, तो यहाँ क्या होता है, हमें बीज को हमें संशोधन करना है, बीज लेवल पे हमें जो है संशुद्धि करनी होती है। तो वो जो संशुद्धि होगी फिर हम उसी लेवल पे जाएंगे ना। अगर IgM भी पॉजिटिव है या IgG भी पॉजिटिव है तो पहले उसको हमें पूरी संशोधन चिकित्सा करानी है। संशोधन चिकित्सा के बाद ही फिर हम उसके आगे लेके जाएंगे। तो हमें पता चल जाता है ना कि हमारा जो रोगी है या रोग कितना बलशाली है, उसी के हिसाब से फिर हम ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए इन्वेस्टिगेशन जरूरी होती है। हेलो शिल्पा ताई अभी सेशन बंद करिए, क्योंकि फिर ये तो चलते रहेगा। लंच टाइम आप आभार प्रदर्शित कर दीजिएगा मैडम का। आभार करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, वो तो हमारी विकंकत क्वाथ किसका आता है? एक्चुअली विकंकत औषधि होती है मैडम, विकंकत औषधि होती है, और विकंकत औषधि आप ढूंढेंगे ना गूगल पे मिलेगी, आप मंगा सकती है विकंकत करके। आप पढ़ोगे प्रियव्रत शर्मा सर। मैम आप अनम्यूट करिए, म्यूट हो गई अंजना मैम। विकंकत मैडम एक औषधि है, आप आचार्य प्रियव्रत शर्मा सर की बुक देखोगे तो उसमें विकंकत औषधि के बारे में डिटेल दिया है। विकंकत औषधि को आप गूगल पे देख लोगे और मंगा सकते हो, उसका क्वाथ बना सकते हैं। मेरे 2-3 पेशेंट ने मंगाया, ऐसे डायरेक्ट मिल नहीं पा रहा है लेकिन वो मिलने लगा है। जी ठीक है।
ठीक है, चलिए मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों को धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतना अच्छा सक्सेसफुल सेशन में पार्टिसिपेट किया, अंजना मैम को सुना, और आप अंजना मैम को लगातार सुनते रहिए, और शिल्पा मैम के लेक्चर को भी आप अटेंड करिए। सेशन रोज 6 बजे होता है ना, रोज 6 बजे होता है, और ये स्पेशल मैम इतना मेहनत कर रही हैं। और शिल्पा मैम को बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि 1-1.5 साल से शिल्पा मैम लगातार मेहनत कर रही हैं आप सब लोगों के, तो इसीलिए आप लोग जरूर ज्वाइन करिए। और अभी हम थोड़ा ब्रेक लेंगे क्योंकि संडे का दिन है, थोड़ा ब्रेक चाहिए सभी लोगों को। तो अंजना मैम को धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, सभी को नमस्कार।